हेलो एवरीवन, आज हम सेंटर ऑफ मास और रोटेशन वाला जो क्वेश्चंस था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास में कोलिजन का भी टॉपिक इन्वॉल्व है। आई होप आप लोगों ने पेपर को ऑलरेडी देख लिया होगा एंड होपफुली क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसा भी था जो एक दो नहीं थोड़ा ज़्यादा ही था, थोड़ा सा हाई लेवल का मैंने क्वेश्चंस डाला है ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और एनहांस हो सके। और इनकेस अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुआ, डोंट वरी अबाउट इट, वो खाली आपके नॉलेज के लिए मैंने वैसा क्वेश्चन दिया है। तो एक बार हम लोग सॉल्यूशंस को देख लेते हैं और जो जो क्वेश्चंस में आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ है उन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। तो मूव करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है, आई होप वो ये क्लियरली दिख रहा होगा। लेट मी चेक फोकस एंड ऑल, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है सब ओके। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास कितना 4 kg, 4 kg का एक मास है, मूव्स एट 5 I cap मीटर पर सेकेंड एंड अनदर बॉडी ऑफ मास m2 दैट इज 2 kg मूव्स एट 10 I cap मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी कितना है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास बोल रहा है तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हमें इसको कैलकुलेट करना होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ mv²। ये जो v स्क्वायर आएगा, ये v स्क्वायर बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर आएगा और उस हिसाब से अगर आपने सॉल्व किया था तो ये सही आंसर होगा आपका। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है m1 4 kg और m2 2 kg। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। m1 इज 4 kg, ये मूव करे, आई विल जस्ट कीप द क्वेश्चन पेपर विथ मी। 5 I cap की स्पीड से मूव कर रहा है और जो m2 है वो मूव कर रहा है, सॉरी उसका मास है 2 kg, वो मूव कर रहा है 10 I cap की स्पीड से। तो सबसे पहले हम इन वेलोसिटीज को यूज करके इनका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं और सिंस दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो VCM जो होगा वो बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ओके, m1 कितना है, m1 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 4 kg जो कि क्वेश्चन में दिया है, 4 इंटू 5 प्लस m2 कितना है 2 kg, 2 इंटू 10 m1 प्लस m2 दैट इज 6 kg। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, 2 से काट सकते हैं इसको, 2 3 2 कटेगा और 2 कटेगा तो विल गेट 10 10 20/3, 20/3 आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पूछा है, बस इसमें हाफ mv² लगा दो। अब m कौन सा, m टोटल मास ऑफ द सिस्टम लेना है क्योंकि काइनेटिक जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो हम दोनों मासेस को एक सिस्टम मान के चलते हैं, तो हमें पूरे सिस्टम का मास यहाँ पे कंसिडर करना होता है। तो हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ जाएगा 6 kg इंटू v² यानी कि 20/3 का स्क्वायर, 20/3 इंटू 20/3 तो ये हो गया 6 गया तो 400/3, 400/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ बॉब ए ऑफ simple pendulum is released when the string makes an angle of 45 degree with the vertical के साथ 45 डिग्री एंगल जब बना रहा है तो यहाँ पे एक पेंडुलम है। यहाँ पे ध्यान रखना 2 पेंडुलम है, ऐसा नहीं कि बी वाला जो है वो इसका दूसरा पोजीशन है, बी एक अलग ऑब्जेक्ट है, ए एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ ये जो ए वाला स्ट्रिंग है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इट हिट्स अनदर बॉब बी, ये बॉब बी को हिट करता है ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास, यानी कि दोनों आइडेंटिकल है। ए का अगर मास m होगा, बी का भी मास m होने वाला है। सेम मटेरियल केप्ट एट रेस्ट ऑन अ टेबल इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। अब ये इस तरह के पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखना। कोलिजन को क्या बोला गया, कोलिजन को बोला गया है इलास्टिक, ये इलास्टिक कोलिजन है। सिंस ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। और एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा इलास्टिक कोलिजन का कि अगर दो सिमिलर टाइप का मास दो अगर आइडेंटिकल मास एक दूसरे को कोलाइड करता है तो दोनों के बीच का जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज यानी कि एक्सचेंज होता है। वो कब होता है, जब वो कोलिजन इलास्टिक होता है और दोनों का मास इक्वल होता है। ये 2 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है हम लोगों को यहाँ पे ये बताया गया है हम लोगों को कि दोनों का मटेरियल सेम है एंड दोनों का मास भी सेम है, यानी कि दोनों आइडेंटिकल, यानी कि इसका अगर m मास होगा तो इसका भी m मास होगा। अब ये जब इधर से आगे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो डिपेंडिंग अपॉन इसका एलिवेशन कितना है, बाय द टाइम a जो है b को आके स्ट्राइक करेगा तो a के पास एक वेलोसिटी होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन ये हाइट कितना है उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो √2gh होगा। बट वहाँ पे हमें नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप ऑप्शंस आंसर्स को देखोगे तो वहाँ पे थ्योरेटिकल आंसर हमें देना है। हमें क्वेश्चन में बोला है, ऐसा आंसर्स में हमें दिया हुआ है कि a एंड b राइज टू द सेम हाइट। क्या a और b दोनों सेम हाइट तक यहाँ पे राइज कर जाएगा?
दूसरा बोला है बोथ ए एंड बी कम्स टू रेस्ट, क्या ए और बी दोनों रेस्ट पे आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी मूव विद सेम वेलोसिटी, एंड चौथा ए कम्स टू रेस्ट एंड बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ ए। अब आंसर को करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर मास सेम होता है और कोलिजन इलास्टिक नेचर का होता है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, वेलोसिटी एक्सचेंज, वेलोसिटी इनका एक्सचेंज हो जाता है। और अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, इज इट विजिबल, यस इट इज विजिबल, तो अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, बी इनिशियली रेस्ट पे था यानी कि इसका वेलोसिटी 0 है। ए जब बी को स्ट्राइक करेगा एट दैट इंस्टेंट ए के पास इतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होगा, यानी कि बी जो है ए का वेलोसिटी खुद ले लेगा और ए जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, यानी कि बी के पास ये वेलोसिटी आ जाएगा आफ्टर द कोलिजन और ए के पास बी का रेस्ट वाला वेलोसिटी आएगा, यानी कि ए रेस्ट पे आएगा, बी मूव करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मुझे क्लियरली दिख रहा है डी शुड बी द राइट आंसर। और हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर होगा क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करता है। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता होता, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि एक दो क्वेश्चन मैंने थोड़ा अच्छा लेवल का डाला है ताकि आप लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को लेकर थोड़ा और एनहांस कर सको अपने आइडियाज़ को, क्योंकि जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आता रहता है या फिर प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, उसको आप लोग आराम से डील कर लोगे। लेकिन अगर इनकेस पेपर का लेवल थोड़ा हाई आ गया तो कैसे डील किया जाए, तो उस तरह का क्वेश्चन को लेकर थोड़ा बहुत आप लोग यूज टू हो सको, इसीलिए थोड़ा बहुत इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम पे। ठीक है, एनीवे लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वर्ड बाय वर्ड सब कुछ ध्यान से पढ़ना। जैसे कि मैं एक आइडिया दे देता हूँ किस पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ पे किस तरह के पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले बोला टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी, यानी कि आइडेंटिकल बोलते हैं क्या होगा, दोनों का मास सेम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान रखना। ईच ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर, यानी कि फ्रिक्शन का कोई इशू नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ओके। आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग, स्प्रिंग से कनेक्टेड किया गया है। लाइट स्प्रिंग बोलते हैं, मासलेस स्प्रिंग हो जाएगा। ऑल्दो मास वाला स्प्रिंग जनरली सिलेबस में हमारा है नहीं, तो आपको मोस्टली मासलेस स्प्रिंग ही देखने को मिलने वाला है। तो लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, स्प्रिंग का लेंथ दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया है, विद द स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, यानी कि स्प्रिंग में ना ही कोई कॉम्प्रेशन हो रहा है ना ही कोई एलोंगेशन हो रहा है, स्प्रिंग का अपना नेचुरल लेंथ मेंटेन्ड है। अ थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक C ऑफ मास, जिसका मास सेम ही है इनकी तरह, यानी कि इसका भी मास m है, मूविंग विद स्पीड v along the line joining A and B collides with A, the maximum compression in the spring is, यानी कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले हमें आइडिया लगाना है कि मोशन किसका किसका होगा। एक तो चीज ये है कि जो A है वो मूव करेगा आफ्टर द कोलिजन, क्या B मूव करेगा, तो सवाल आंसर आएगा B मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर B मूव करने लग जाएगा ना तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन लाने के लिए B को हमें रेस्ट पे रखना होगा और A मूव करेगा। जितना दूर तक A मूव कर सकता है उतना दूर तक हम A को मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, चलो एक दो छोटा मोटा सा प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो इसके बेस पे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम देखने में कुछ इस तरह का होगा। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया होगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ये A वाला ब्लॉक है, इधर ये B वाला ब्लॉक है, दोनों को हम लोगों ने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है जिसका लेंथ है L। ठीक है, आंसर में L दिख नहीं रहा है तो L का आई थिंक यूज ना भी हो, एनीवे मेंशन है तो लिख लेते हैं। L का लेंथ, स्प्रिंग का लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट इज K। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक है C, जिसका मास m ही है, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी मास m है। ये v स्पीड से मूव करेगा और आके A को स्ट्राइक करेगा। जब ये आके A को स्ट्राइक करेगा तो इसमें कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज ये है ना कि एक तो ये क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग रहा होगा ये कोलिजन का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली टॉपिक कोलिजन का है तो कोलिजन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपको दो तरह का पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है, ना ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मेंशन है, तो वी हैव नो आइडिया कि यहाँ पे कोलिजन किस टाइप का होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है, क्या मेंशन है, देखो क्वेश्चन में दिखा देता हूं एक लाइन, यहाँ पे ये वाला लाइन जो है ना, इस पे एम्फेसाइज करना, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में चाहिए हमें मैक्सिमम कंप्रेशन। तो अगर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हमें चाहिए तो क्या लगता है, अगर दो तरह का सिचुएशन लेते हैं, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ए वाला ब्लॉक
आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन का सिनेरियो बता रहा हूँ। आफ्टर सी जब ए को कोलाइड करेगा, आफ्टर सी कोलाइड्स विथ ए, हो सकता है कि सी आके रुक जाए, ए मूव करे, सिंस दोनों का वेलोसिटी, दोनों का मास सेम है। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो जस्ट बिकॉज दोनों का मास सेम है हम ये नहीं कह सकते कि ये कोलिजन का टाइप जो है वो इलास्टिक ही होगा, क्योंकि मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस टाइप का कोलिजन है। एनीवे वो तो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो ये जो स्प्रिंग का हमें मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए होगा ना, यानी कि ब्लॉक को अगर इधर मूव कराना है तो इसका v वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव करेगा, फिर ये ये अगर आगे इसको v अमाउंट ऑफ वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगा, इस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग देखने को मिलेगा। या फिर c आके a के साथ अगर चिपक जाता है, c और a दोनों चिपक जाते हैं, दोनों कंबाइन होकर अगर मूव करते हैं तो स्प्रिंग को ज्यादा कंप्रेस कर पाएंगे। तो आपको एक चीज का आइडिया होगा कि जब मास ज्यादा हो जाता है और वो दोनों मिलकर जब मूव करके स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना, इस केस में आपको मैक्सिमम कंप्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर खाली ए मूव करेगा, यानी कि सी ने आके ए को टक्कर मारा, सी रुक गया, ए आगे मूव करेगा, तो इन दैट केस ए के केस में जितना कंप्रेशन होगा, दोनों अगर चिपक के एक साथ मूव करेगा, यानी कि इनइलास्टिक वाला जो कोलिजन है वो अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन दैट केस जो कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है वो मैक्सिमम होने वाला है। जितना ज्यादा मास वो उतना ही ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस कर पाएगा। यानी कि हम मैक्सिमम कंप्रेशन वाला जो पॉइंट था, वहां से हमें इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की गई है कि स्प्रिंग को हमें मैक्सिमम कंप्रेस कराने के लिए सी ब्लॉक और ए ब्लॉक दोनों को एक साथ चिपक के मूव कराना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मूव कराएंगे। अच्छा, तो पहले ये देख लेते हैं कि कैसे मूव कराएंगे। तो अगर मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, सबसे पहले हमें इनके वेलोसिटी का कंपेरिजन करना होगा, एंड हमें इसका वेलोसिटी पता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले मोमेंटम को कंजर्व कराना। तो हम लिखेंगे mv प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी कि ए और बी को एक साथ मूव कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, m प्लस m, यानी कि दोनों चिपक के मूव करेगा विथ ए कॉमन वेलोसिटी, जिसको हम यहाँ पे v डैश कह देते हैं। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, आपको मिल जाएगा mv इक्वल टू ट्वाइस m इंटू v डैश, ये कैंसिल हो गया, तो v डैश का वैल्यू आपको मिल गया v/2। यानी कि दोनों ब्लॉक को कंबाइन होकर v/2 अमाउंट ऑफ स्पीड से मूव करना होगा, सच दैट वी गेट द मैक्सिमम कंप्रेशन। बस अब काम हो गया। अब यहां पे जितना कंप्रेशन होगा, यानी कि कोलिजन के बाद जब दोनों चिपक के से मूव करेगा सी और ए, उस इंस्टेंट पे उनके पास जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। जो कॉन्सेप्ट होता है वर्क एनर्जी पावर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक होगा, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दोनों ब्लॉक जब एक साथ मूव करेगा तो इनका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हम बोलेंगे हाफ इंटू एम। एम कितना होगा, दोनों एक साथ चिपक के मूव करेगा, यानी कि दोनों का जो मास होगा उसको हमें ट्वाइस एम लेना है, इंटू v स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी कितना है v डैश का स्क्वायर, यानी कि हम इसको v/2 इंटू v/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पे कंप्रेशन होगा उसी का वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसको काट दो एंड यू विल गेट योर आंसर। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और m भी है आंसर में, m है, या आंसर में मुझे m दिख रहा है, v स्क्वायर भी है, लेकिन एक 2 और एक 2 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा k नीचे, यानी कि हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई 2k। तो mv स्क्वायर बाई 2k, यानी कि v स्क्वायर, v बाहर है, v बाहर ऑप्शन नंबर a में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर a शुड बी आवर राइट आंसर। तो v बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा m/2k। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेके मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इनकेस अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, किसी पॉइंट में अगर कुछ कंफ्यूजन था, तो ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर देगा। तो बस यहां से आपको एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि अगर यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन बोलता है और इस तरह का अगर क्वेश्चन है, तो क्या करना है, दोनों ब्लॉक को चिपका के एक साथ मूव कराना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहता है कि इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स A, B and C are placed on horizontal frictionless surface. The block B and C are at rest, but A is approaching towards B with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। B और C रेस्ट पे है, A के पास 10 मीटर पर सेकेंड अमाउंट ऑफ स्पीड है, और जब ये मूव करेगा उसके बाद क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द कोलिजन, यानी कि A जब B के साथ कोलाइड करेगा तब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5, और जब B C के साथ कोलाइड करेगा तब भी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.5 ओनली। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक C आफ्टर कोलिजन इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 ब्लॉक्स को दिया हुआ है।
ब्लॉक ए, ये बी और ये सी। ब्लॉक ए के पास 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, बी के पास पता नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या, बी तो रेस्ट पे है और सी भी रेस्ट पे है, ठीक है। तो रेस्ट वाला बात तो इनिशियली है, फाइनली तो चेंज होगा, तो कितना चेंज होगा विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच में जब कोलिजन होगा तो क्या होगा। कोलिजन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक नेचर का होगा नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू है 0.5, अगर 1 होता तो वो इलास्टिक हो जाता। तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन में मोमेंटम को कंजर्व करो। आइडेंटिकल है तो सबका मास आप m मान सकते हो। तो बिफोर द कोलिजन मोमेंटम होगा m इंटू 10, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम होगा, नहीं पता कि कितना स्पीड होगा तो हम बोल देते हैं m इंटू v1 पहले वाले का, और दूसरे वाले का m इंटू v2 बोल देते हैं। v1 आफ्टर द कोलिजन a का वेलोसिटी, v2 इसका होगा और v3 इसका होगा, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। चलो, तो यहाँ से आपको v1 प्लस v2 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 10। इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। फिर b और a के बीच में जो कोलिजन होगा वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है हाफ, यानी कि 0.5। तो आप लिख सकते हो e इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v2 माइनस v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन। तो e का वैल्यू है हाफ v2 माइनस v1, यानी कि v2 माइनस v1 हमें नहीं पता, u1 माइनस u2 यानी कि 10 माइनस 0 10 ही आ जाएगा। तो v2 माइनस v1 आपको मिल गया कितना, 5। अब जब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको v2 का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि b कितना वेलोसिटी से मूव करेगा वो हमें पता चल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मैंने एक मेथड बताया होगा आप लोगों को, इनकेस नहीं पता तो एक बार देख लो, अगर पता है तो वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हो, नहीं पता है तो जिनको नहीं पता एक बार देख लेना। ऐसे अगर इस तरह का इक्वेशन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले तो v2 निकालना है, तो v2 पे फोकस करते हैं, v1 पे फोकस नहीं रखते। तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद क्या करना है, v2 और v2 दो v2 है, दोनों को ऐड करके 2v2 लिख दो, उसके बाद इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 15। तो v2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 15/2, यानी कि 7.5, इसको 15/2 ही लिख देते हैं। तो v2 मिल गया। अब v2 मूव करेगा इतना स्पीड से, फिर सेम कहानी वापस रिपीट होने वाला है, यानी कि ये वाला जो काम था ये हम लोगों ने a एंड b के बीच में किया था, ये सेम काम अभी हम b और c के बीच में करेंगे। तो b और c के बीच में क्या होगा, b और c के बीच में वही मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो हमें मिलेगा m इंटू 15/2 इंटू m इंटू v2 प्लस m इंटू v3, ये सेकेंड और थर्ड के बीच का फाइनल वेलोसिटी है। ऑल्दो v2 हमने यहाँ पे यूज कर लिया था, ये v2 अलग है, तो इसको v2 डैश भी कह सकते हो, बट इवन तो आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो आइडिया लगी जाएगा क्या करना है अभी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको v3 प्लस v2 डैश मिल जाएगा, जो कि आएगा 15/2। फिर सेम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाफ इक्वल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं पता है, तो v3 माइनस v2 डैश डिवाइडेड बाय 15/2। तो ये हमें बताएगा 2/4, तो 15/4 यानी कि v3 माइनस v2 डैश विल बी गिविंग यू 15/4। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहां से आपको v3 मिलेगा, कितना आएगा, v3 विल बी इक्वल टू 2v3 विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड करना होगा 15/2 प्लस 15/4, सो विल गेट 4 इज द एलसीएम, 30 प्लस 15, और यहां से 2 नीचे जाएगा तो इधर आएगा v3 45/8। तो 8 और 45 से अगर 8 को अगर 45 से डिवाइड करोगे, उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, 45 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलना चाहिए 6 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 3.2 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, तो यानी कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फिट होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर यू। थोड़ा सा लेंथी से मैंने बता दिया इसका, इनकेस अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो वो ये क्लियर करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेपर थोड़ा सा लेंथी फील हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेन टारगेट है बेहतर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इसीलिए थोड़ा सा पेपर का लेवल आपको ऊपर का लग सकता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन लग रहा है। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए इज टेकन, इसका रेडियस है कैपिटल स्मॉल ए, a circular portion of radius b has been removed from it as shown in the figure. If the center of hole is at a distance of c, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें बताया गया है c, ये वाला डिस्टेंस c बताया गया है, from the center of the disk, the distance x2 of the center of mass of the remaining part from the initial center of mass O is given, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 का वैल्यू कितना होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसको आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो पहले वाले के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो एरिया रिमूव करने पे सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, हम उसको लिखते हैं a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, बस ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। a1x1, a1 यानी कि बड़े वाले का, बिगर सर्कल का एरिया a1 मान लो, और छोटे वाले सर्कल का जो एरिया है ना, ये वाला जो, इसको साइड में लिख देता हूँ ऐसे, a1 क्या होगा, a1 वाला हो जाएगा बिगर सर्कल का एरिया, और जो
A2 हो जाएगा वो रिमूव वाले का एरिया, रिमूव पोर्शन का एरिया को हम A2 बोल देते हैं, और जो बिगर वाला सर्कल है उसके एरिया को हम A1 बोल देते हैं। अब A1 X1, X1 क्या होगा, X1 होगा कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ माने, जनरली कन्वीनियंट होता है कि जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप का जो एक्चुअल सेंटर है ना, उसी को आप लोग ओरिजिन मान लो, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो हम बिगर सर्कल के सेंटर को, यानी कि जो O पॉइंट दिया है, इसी को हम लोग सेंटर मान लेते हैं। तो इसको अगर आप सेंटर मानोगे तो X1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो A1 इंटू 0 माइनस A2। A2 का वैल्यू कितना आएगा, A2 का वैल्यू आना चाहिए पाई बी स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का एरिया जो है पाई बी स्क्वायर होगा, इंटू छोटे वाले सर्कल का सेंटर ऑफ मास, हमारा जो ओरिजिन है, यानी कि हमारा जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन माना है वो कहाँ है, वो O से 1 तक है। O से 1 यानी कि कितना दूर है, वो सी डिस्टेंस दूर, यानी कि X2 का वैल्यू यहाँ पे C आ जाएगा। फिर A1 माइनस A2 बस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई A स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है माइनस यानी कि लेफ्ट की तरफ आएगा, बट हमें मैग्नीट्यूड पूछा है कि कितना डिस्टेंस होगा उसका, तो माइनस साइन का कोई इशू नहीं है, माइनस साइन को आप डायरेक्टली हटा सकते हो। तो आप यहाँ, आपको यहाँ से मिल जाएगा पाई बी स्क्वायर सी, और यहाँ से अगर पाई को कॉमन ले लोगे आपको मिलेगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, बी स्क्वायर सी बाई A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, दैट शुड बी द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया थोड़ा बेसिक टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, a square is cut out with a radius as its diagonal. The center of mass of remaining portion is at a distance. कितना डिस्टेंस दूर होगा जो सेंटर ऑफ मास होगा। बेसिकली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन शेप को थोड़ा चेंज किया है। एंड आई थिंक मैंने इसका डायग्राम शायद बना के रखा है ताकि थोड़ा टाइम बचा सकूं। हाँ यस, मैंने ये डायग्राम बना के रखा है। डायग्राम को एक बार देखो, तो क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार डायग्राम को कंपेयर करके देखो। वीडियो को पॉज कर लेना, इनके समझ में नहीं आया तो एक बार डायग्राम को देख लो, और आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो। अच्छा, अब सीन ये है, सीन क्या है, सीन ये है कि अभी हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये हो गया स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो रेडियस है ना, इस सर्कल का रेडियस आर है, तो कैन वी से ये वाला लेंथ भी आर होगा, क्योंकि ये सेंटर है, ये बिगर सर्कल का ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर होने वाला है। तो ये टोटल लेंथ जो है वो आर होगा, तो कैन वी से ये r/2 हो जाएगा और ये भी r/2 होगा, यानी कि ये भी r/2 हो जाएगा और ये भी r/2 हो जाएगा। यस, तो अगर ये r/2 है तो हमें चाहिए ये लेंथ ऑफ द, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है उसका लेंथ कितना है, क्योंकि वो हमें मिलेगा तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। तो इसका लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। तो r/2 का होल स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए, वही स्क्वायर का साइड बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 4 ऊपर आ जाएगा 2r², उसके ऊपर रूट, यानी कि आप इसको r/√2 लिख सकते हो। तो r/√2 क्या मिल गया हमें, साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर कोई भी साइड का ले लो, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। या हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि जब इसको रिमूव कर दोगे ना, इस वाले पार्ट को जब काट के निकाल दोगे तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा, ये वाला सेंटर ऑफ मास अभी होने वाला है, ये डिस्टेंस कितना है वो हमें पता करना है। तो बस पहले वाले की तरह सेम फॉर्मूला, XCM इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। A1 x1 पहले वाले को हम ओरिजिन में मान लेते हैं, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही है तो वो 0 हो जाएगा। दूसरे वाले का एरिया कितने है, दूसरे वाले का एरिया आपको मिलेगा, ये साइड है उसका r/√2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि L स्क्वायर होता है ना इसका साइड, तो अगर साइड r/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे L स्क्वायर इनटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस दूर है, तो x2 की जगह पे आ जाएगा r/2 डिवाइडेड बाय पहले वाले का एरिया होगा पाई, रेडियस r है ना, यस रेडियस r है तो पाई r² माइनस दूसरे वाले का एरिया कितना है, ये r/√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस साइन की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन में कोई देयर इज नो माइनस साइन, तो हमें बस मैग्नीट्यूड निकालना है लेंथ का। तो यहाँ पे आ जाएगा r, ये r² और r मिलके बन जाएगा r³ डिवाइडेड बाय 2√2, और ये नीचे इसको फ्लिप कर देंगे तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर, 2 को इधर ले जाते हैं ऊपर, तो ये बनेगा 2 पाई r² माइनस r²। तो 2 से 2 को काट सकते हैं, यहाँ से r² को कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ पे खाली ऊपर r मिलेगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा r/2 पाई 2√2, नहीं इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होगा तो ये कटेगा, हाँ इधर स्क्वायर है ना, इधर इधर इधर, हाँ ये स्क्वायर है तो इधर 2 बनेगा, यानी कि 2 2 4 होना चाहिए, ये 4 होगा, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 × 2 पाई माइनस 1 होना चाहिए। यस, तो r/ बनना चाहिए 4 पाई माइनस 2, r/4 पाई माइनस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हाँ ए दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक टाइप का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर ही सकते हो। यहाँ पे पूछा है कि इन द डायग्राम शोन बिलो m1 m2 आर द मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स x1 एंड x2 एंड आर द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन से ये डिस्टेंस है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओरिजिन दिया हुआ है तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, तो हम बोलते हैं xcm इक्वल टू m1 x1, m1 इंटू ओरिजिन से डिस्टेंस है m1 का x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस x2, बस वही डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इधर आ जाएगा, पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला m1 m2 नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 का होना चाहिए सी। यस, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a man of mass small m moves with a constant speed on a plank of mass capital M and length L kept initially at rest on a frictionless horizontal surface from one end to the other in time t. The speed of the plank relative to the ground while man is moving is ठीक है, स्पीड ऑफ द मैन रिलेटिव टू द प्लैंक। तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है, एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता था जब जो पर्सन है वो मूव करता है, तो इसका एक आइडिया देखते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है वहां पे एक प्लैंक आप ड्रॉ कर लो ऐसे, ये पर्सन जो है वो मूव करेगा इधर की तरफ, जब ये पर्सन इधर मूव करेगा प्लैंक पीछे की तरफ मूव करता है, ठीक है। प्लैंक का हमें लेंथ दिया हुआ है कितना, प्लैंक का लेंथ हमें दिया है L, और साथ में ये बोला है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है वन इनटू अदर इन टाइम t, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है t, ठीक है। हमें बोला स्पीड ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन द मैन इज मूविंग, स्पीड ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक का जो स्पीड है वो कितना होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखो एक काम तो ये कर सकते हो कि आपको एक चीज़ पता होगा कि जब ये पर्सन यहाँ तक पहुँचेगा तो प्लैंक थोड़ा सा इधर खिसक चुका होता है, यानी कि पर्सन जो है वो एक्चुअली इस पोजीशन में था, फिर यहाँ से वो यहाँ तक चला जाएगा। हम बोलते हैं कि प्लैंक अगर इधर x डिस्टेंस मूव करता है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बचता है L माइनस एक्स, है ना, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ से आपको पता चलता है कि जो x था उसका वैल्यू बन जाता है मास ऑफ द मैन इनटू लेंथ ऑफ द प्लैंक दिया है ना, मास ऑफ द मैन इनटू लेंथ ऑफ द प्लैंक डिवाइडेड बाय दोनों का मास, ये वाला कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को याद होगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगर आप इस क्वेश्चन में आते हो तो हमें यहाँ पे पूछा है कि स्पीड ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू द ग्राउंड, इस प्लैंक का स्पीड कितना होगा। तो इस प्लैंक का अगर स्पीड आप निकालने जाओगे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं प्लैंक कितना स्पीड से मूव करे तो प्लैंक का डिस्टेंस इतना है, मतलब प्लैंक जो है वो इतना डिस्टेंस खिसक गया, एक्स डिस्टेंस ये है। अगर मैं इस एक्स को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे राइट साइड में टाइम से डिवाइड करना है, तो बस यही तो हो जाएगा स्पीड ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि प्लैंक जो है वो ग्राउंड में मूव करेगा। तो क्या इसका वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं L बाई टी इंटू एम बाई एम प्लस एम, तो बस यही आपको मेनली यहाँ पे करना था, L बाई टी यानी कि ऑप्शन नंबर स्मॉल m कहाँ पे है, स्मॉल m ऊपर है, हाँ ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी से निकल के आता है, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में डायरेक्टली आप टाइम को डिवाइड कर दो, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिस मच कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट, then the two together begins to move with uniform velocity this much, ratio of the masses कितना होगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं इसको। ये अगर नीट में थोड़ा बेसिक टाइप का क्वेश्चन देना चाहेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस का। m1 का जो स्पीड है वो हमें बताया गया है 40 मीटर पर सेकेंड, m2 रेस्ट पे है, ठीक है, इसका वेलोसिटी 0 है, चलो या फिर u बोल देते हैं इसका u का वैल्यू 0 है। आफ्टर द कोलिजन, मान लो ये कोलिजन वाला पॉइंट है, कोलिजन के बाद क्या हुआ है, कोलिजन के बाद हुआ है कि दोनों चिपक गया है, यानी कि m1 और m2 दोनों अभी एक सिस्टम बन चुका है और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं विद कॉमन वेलोसिटी। कितना है, अच्छा वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता करना है कि दोनों का रेशियो कितना होगा, m1 बाई m2 कितना होगा। अब सिंस यहाँ पे जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है, कैसे पता चला, दोनों चिपक गया ना, तो जब दोनों चिपक जाते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, तो आपको मिलेगा m1 इंटू 40 दैट इज प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू 30, ठीक है। अब 0 0 काट दो तो आपको यहाँ पे m1 बाई m1 प्लस m2 का एक रेशियो मिलेगा, m1 बाई m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/4। अब यहां से हमें कैसे पता चलेगा दोनों का रेशियो, यही से काम हो गया, क्योंकि देखो आप यहां से डायरेक्टली इसको टारगेट कर सकते हो। अगर m1 का वैल्यू 3 है
रेशियो के फॉर्म में देखोगे, इसी इक्वेशन में अगर देखोगे m1 अगर 3 है तो यहां पे अगर m1 का वैल्यू 3 होगा तो m2 की जगह पे क्या प्लेस किया जाए सच दैट दोनों का सम 4 आना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है भाई m2 की जगह पे अगर आप 1 पुट कर दोगे ना तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, मतलब ऑप्शन से नहीं यहाँ पे इक्वेशन में, क्योंकि m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 दिख रहा है। तो अगर m1 यहाँ पे 3 होगा तो m2 में कितना पुट करेगा कि 4 हो जाएगा, तो 1 पुट कर दोगे तो आपको m1 और m2 का जो रेशियो है वो मिल जाएगा m1 3 और m2 1, 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आपको आइडिया होगा पीवाईक्यूज। एनीवे, तो इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एन एक्सप्लोजन breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane, ठीक है। 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with a speed of 8 meter per second. If the third part flies off with speed of 4 meter per second, then the mass is, यानी कि थर्ड पार्ट का मास कितना होगा हमें वो निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आइदर थर्ड पार्ट का मास निकालने को बोल देता है या फिर थर्ड पार्ट का हमें वेलोसिटी निकालने को बोल सकता है। दोनों में से कुछ भी बोलेगा, कॉन्सेप्ट तो वही यूज होने वाला है, सेम ही टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा कि जो 1 kg वाला मास है वो इधर की तरफ मूव किया है, कितना स्पीड के साथ, वो मूव किया है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। और जो 2 kg वाला मास है वो मूव किया है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर दोनों इधर मूव किया है तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर की तरफ आएगा, और जो थर्ड मास है इनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट में ही हमेशा मूव करेगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता हो, नहीं पता है तो ध्यान रखना कि दोनों अगर एक साथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम इधर की तरफ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो थर्ड पार्ट है एग्जैक्टली इनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट में मूव करेगा। जिसका मास कितना है वही नहीं पता, वो हमें पता करना है। और ये जो मास है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो इधर m मान लेते हैं, ये जो है इसका वेलोसिटी हमें दिया है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। इट इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने क्या बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो एक काम करो, इनका आप रिजल्टेंट निकाल लो। जैसे कि इस वाले केस में मोमेंटम कितना होगा, इस वाले केस का मोमेंटम हो जाएगा 12 × 1 12 kg मीटर पर सेकेंड, और इस वाले पार्ट का मोमेंटम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इस वाले पार्ट का मोमेंटम 8 × 16 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों का जब मोमेंट रिजल्टेंट निकालोगे, दोनों 90 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको देखने को मिलेगा 12² प्लस 16²। इसी को क्या करो, इसके इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो आप लिख सकते हो m × 4 दैट इज इक्वल टू, इसका आएगा 144 प्लस 16² होता है 256। तो ये आपको यहां से देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से कितना था, 400 आएगा मेरे हिसाब से, 400 आएगा, और इधर आएगा 4, तो 400 यानी कि 20, तो 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5। तो मास का वैल्यू होना चाहिए 5 kg, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 10 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ 11 वाला अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर थोड़ा टाइम लगा भी होगा डोंट वरी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। अ बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, 45 मीटर हाइट से एक बॉल नीचे गिर रहा है। फिर गिरते हुए क्या हुआ, व्हेन द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर, यानी कि 45 से गिरते हुए अभी जमीन से वो 25 मीटर ऊपर है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल पीसेस, ठीक है। वन ऑफ देम मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीसेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब दोनों टूट के ऐसे जमीन पे गिर जाएगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है, यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाला है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होने वाला है। तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें अगर फंसे होगे तो आराम से देख लो, मैं थोड़ा टाइम लेके इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि काफी मुझे लगता है काफी लोग इस क्वेश्चन में फंसे होंगे। तो एक बार आराम से देख लो, आराम से इसको करते हैं। देखो मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड में यहां से
ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। अब इसके पास फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि फॉल, हाँ बोला ही है फ्री फॉल है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ये हाइट इनिशियली कितना है, ये इनिशियल हाइट हमें क्वेश्चन में दिया है 45 मीटर। इज इट विजिबल? यस इट इज विजिबल। नाउ क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये जमीन से एक पर्टिकुलर हाइट पे है, कितना, ये जमीन से अभी 25 मीटर हाइट पे है, यानी कि अभी कितना डिस्टेंस फॉल हो चुका है, ये अभी ऑलरेडी 20 मीटर फॉल हो चुका है। 20 मीटर अगर फॉल होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका वेलोसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का इसका वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी होगा v इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू जी एच, जी इंटू 10 इंटू हाइट कितना फॉल हुआ है 20 मीटर, यानी कि यहाँ से मिलेगा रूट 400, दैट विल गिव यू 20। तो बिफोर इट वॉज एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड होने से पहले इसके पास वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, ठीक है, नीचे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये मूव कर रहा था। अब इस इंस्टेंट पे क्या हो गया, ये टूट गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने का मतलब क्या होगा कि ये 2 टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो लेट्स से इसका जो अभी नेक्स्ट केस है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी क्या हो गया, अभी ये 2 टुकड़ों में ऐसे बढ़ जाएगा, ये पहला टुकड़ा इधर, दूसरा टुकड़ा इधर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि वन ऑफ देम मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वन ऑफ देम यानी कि मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको एक चीज का पता होगा, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि दोनों का अगर मास सेम है, इसका और इसका अगर मास सेम है, ये अगर इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करे तो इसको भी इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना होगा। फिर क्या होगा, ये जमीन से कितना हाइट पे है अभी, ये जमीन से 25 मीटर की हाइट पे है, यानी कि ये अभी इधर मूव करेगा, लेकिन ये कैसे जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे वो गिर जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे आएगा, इधर आके वो यहाँ पे कहीं पे गिर जाएगा। अब आपको पता करना है कि जब ये पार्ट आके यहाँ पे गिरेगा और ये पार्ट आके जब यहाँ पे गिरेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, बस किसी भी एक का आप रेंज निकाल लो, रेंज का डबल कर दो, दैट इज योर आंसर। कैसे करेंगे, देखो, जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, सबसे पहले पता करो कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है, तो ये है r। r को निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यूज करते हैं, हम लिखते हैं u इंटू टी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास है और टाइम हमारे पास नहीं है। अब देखना, एक चीज का ध्यान रखना, आप इसमें t इक्वल टू रूट ओवर 2h/g मत लगाना, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पार्टिकल के पास ऑलरेडी एक वर्टिकल वेलोसिटी है, कितना, बिफोर इट वाज ब्लास्ट 20 मीटर पर सेकंड है ना नीचे की तरफ, इसलिए आप इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का वैल्यू कितना है, हाइट कितना है, यहां से यहां तक का 25 मीटर का हाइट है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाला, 10 मत लिखना, वर्टिकली डाउनवर्ड इस इंस्टेंट पे, बिफोर इट वाज ब्लास्ट एट दैट इंस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड था, तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी, जी यानी कि 10, तो इसको 5 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 से काट सकते हैं, 5 कटेगा 4 आएगा, इधर भी 5 आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इक्वल 0, तो आप इसको लिखो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस टी माइनस 5 इक्वल 0। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा एक वैल्यू, t अगर कॉमन आ गया तो t प्लस 5 यानी कि t इक्वल माइनस 5 देखने को मिलेगा, और दूसरा t इक्वल टू 1 हमें देखने को मिलेगा। अब टाइम का वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि 1 सेकंड में आके वो जमीन पे गिर जाएगा। तो अगर टाइम का वैल्यू 1 सेकंड है, u अगर 10 है, तो रेंज कितना हो जाएगा, ये वाला रेंज का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि ये रेंज अगर 10 मीटर है तो ये वाला पार्टिकल को भी तो आने में सेम टाइम ही लगेगा, यानी कि ये जब आके यहाँ पे गिरेगा तो इसका भी रेंज 10 मीटर हो गया। तो अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस 10 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड, सॉल्व अगर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, इस तरह का क्वेश्चन खाली मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को एनहांस होने के लिए इंक्लूड किया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो डीमोटिवेट फील नहीं करना है, क्योंकि सॉल्यूशन का वीडियो आपके पास है। अगर नहीं हुआ है सॉल्व तो वीडियो देख लो, समझ गए हो, बस काम हो गया। बस यहाँ पे इस चीज को ऐसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस मच कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास कैपिटल M kg एंड फाइनली मूव्स विद अ वेलोसिटी दिस मच। अब देखना, फाइनली मूव्स विद अ वेलोसिटी मतलब अगर क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा कि दोनों कंबाइन होकर मूव करेगा, लेकिन नहीं, दोनों के ऊपर फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोकस स्मॉल m वाले के ऊपर हो रहा है। यानी कि स्मॉल m वाले ने इतना वेलोसिटी से मूव किया, फिर कैपिटल M को कोलाइड किया, फिर स्मॉल m वाला ही इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दोनों मासेस के बीच का रिलेशन है। हमें पता करना है कि क्या इंपल्स इतना है, दूसरा क्या वेलोसिटी ऑफ m इतना है, और यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या खाली एक करेक्ट है या फिर दोनों रॉन्ग है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ओके,
अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, मैं साइड में हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं इधर की तरफ। तो ये m kg वाला जो मास है स्मॉल m, इसका वेलोसिटी हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। और जो कैपिटल M वाला मास है वो है हमारे पास -2i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड। और दोनों मासेस के बीच का रिलेशन दिया है m/m = 1/13, यानी कि इस कैपिटल M को लिख सकते हो आप 13 × स्मॉल m। ठीक है, कोलिजन किस तरह का हमें नहीं बताया गया, तो चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगा ही सकते, चाहे इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, सब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, m इंटू इधर आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप इक्वल टू, फिर स्मॉल m का हमें वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, ये स्मॉल m का ही है ना, सॉरी ये स्मॉल m का ही तो वेलोसिटी है, मैंने कैपिटल M का है, स्मॉल m का ही है, ये फाइनल है, ये vf फाइनल है और ये vi इनिशियल है। हाँ सॉरी, ये गलती से मैंने कैपिटल M यहाँ पे लिख दिया। तो स्मॉल m का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा -2i कैप प्लस j कैप प्लस कैपिटल M इंटू v, जो कि हमें नहीं पता। तो आप यहाँ से क्या करो, इसको काट सकते हो। तो m का वैल्यू कितना है, m की जगह पे आप 13m लिख सकते हो। ठीक है, तो 13mv नहीं, m भी तो कटेगा ना, हाँ ये वाला m भी तो कट जाएगा, करेक्ट। तो 13v खाली बचेगा, तो इधर आएगा तो ये बनेगा 5i कैप प्लस j कैप। तो v का वैल्यू आएगा 5 यानी कि 1/13 5i कैप प्लस j कैप। क्या ये मैच हो रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है कि ये मैच हो रहा है, लेकिन खाली ऑप्शन नंबर बी नहीं, दोनों करेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं क्या इम्पल्स ए वाले के ऊपर उतना लगेगा। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि ए वाले ब्लॉक पे मोमेंटम कितना चेंज हुआ। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए। फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए कितना है, मास ऑफ ब्लॉक है m, फाइनल मोमेंटम कितना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को उठा लो -2i कैप प्लस j कैप माइनस m को कॉमन ले लेते डायरेक्टली। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे आपको मिलेगा -2i कैप, माइनस माइनस सिर्फ प्लस हो जाएगा ना, -5i कैप, और इधर हो जाएगा -j कैप, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, तो आपको माइनस कॉमन ले लो 5i कैप प्लस j कैप। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है, हाँ -5 -m फिर साथ में 5i कैप प्लस j कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13, a block having mass m collides with another stationary block having mass twice m. The lighter block comes to rest after collision. If the velocity of the first block is v, then the value of coefficient of restitution will must be, या जो भी है will must be या must be anyway। तो मूव करते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का रखा है, जो कि मैंने पहले ही बोला है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। ये स्मॉल m वाला मूव कर रहा है v स्पीड के साथ, ये कोलाइड करेगा ट्वाइस m ब्लॉक को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है, आफ्टर द कोलिजन हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, यानी कि स्मॉल m वाला जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। दूसरे वाले का कितना होगा पता करते हैं, अभी पता कर सकते हैं। क्या दूसरे वाले का वेलोसिटी दिया है? नहीं, दूसरा वाला जो है मान लेते कोई v स्पीड से मूव करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mv प्लस 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी इनिशियली 0 है, प्लस 2m इंटू वी डैश, m कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा v डैश इक्वल टू v/2। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के लिए क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कहता है v2 माइनस v1 यानी कि v डैश माइनस 0 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 यानी कि v माइनस 0। तो v डैश का वैल्यू कितना है हमारे पास, v डैश का वैल्यू हमारे पास है v/2, तो v/2 माइनस सॉरी v/2, ये तो 0 का कोई इशू है नहीं, तो ये आ जाएगा v/2 इंटू 1/v यानी कि हाफ, दैट इज 0.5 यानी कि 13 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्या 13 का ऑप्शन नंबर ए है? यस, 13 का ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं इसको। देखो, अ बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर, इसको आप 5 मान के सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यूज। हिट्स अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ ई यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू हमें दिया है 3.4, देन द बॉल विल हिट द सरफेस
सेकेंड टाइम आफ्टर कितना टाइम बाद, यानी कितना टाइम बाद वो दूसरी बार उसको स्ट्राइक करेगा। चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं इसको। लैंग्वेज थोड़ा फंसा सकता है बट हो जाएगा। देखो बॉल जो है वो पहले, डायग्राम को यहां बना देते हैं। बॉल जो है वो पहले ऐसे यहां से नीचे गिरेगा, कितना हाइट से, ये हाइट है 5 मीटर का, ओके 5 मीटर हाइट से गिरा, उसके बाद जो है वो जमीन पे स्ट्राइक करेगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ये बाउंस बैक होगा, यानी कि स्ट्राइक करेगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, बट सिंस कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया है हमें, यानी कि ये सेम हाइट तक जाएगा नहीं, बिकॉज दिस कोलिजन इज नॉट गोइंग टू बी इलास्टिक इन नेचर। तो ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वापस वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाकर एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर क्या होगा, वापस वो नीचे आ जाएगा। नीचे आके जब जमीन पे स्ट्राइक करेगा तो यहां से यहां तक ये जो टाइम लगेगा, यहां से जाके यहां तक वापस आने में उसके पास कितना टाइम जाएगा, ये जो टाइम होगा ये टाइम हमें निकालना है। ये यहां से जाकर यहां तक, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इसको अगर बी बोलता हूं, तो ए से बी तक जाके पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा होगा, सेकंड कोलिजन में कितना टाइम है वो हमें पता करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल लो, यानी कि कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितना होगा उसके पास, जब जाके वो जमीन पे स्ट्राइक करेगा तो हमें पता है वो बन जाएगा √2 इंटू जी। जी कितना है, जी है हमारे पास ऑब्वियसली 10 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा इस पॉइंट का वेलोसिटी v इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं किया कि ये कितना हाइट तक गया है, अगर हाइट पता होता तो हम इसका वेलोसिटी निकाल लेते। अब हमें v को यूज करके इस वाले पॉइंट पे, यानी कि जमीन पे स्ट्राइक करेगा, जमीन पे जब वो आके टकराएगा 10 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा, फिर जमीन से टकराने के बाद वो ऊपर उठेगा, जब वो ऊपर उठेगा बाउंस होने के बाद जब ऊपर उठेगा, इस वाले पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी कितना होगा, v' मान लेते हैं, v' कितना होगा वो हमारे पास नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया है। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/4। तो इसका फॉर्मूला ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि ये, क्योंकि ये जहां पे जाके स्ट्राइक करेगा उसको भी, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को भी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो वो तो स्टेबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो 0 होगा। तो जो v2 होगा, v2 हमें पता करना है कितना है, डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब पहले केस में जब वो मूव कर रहा था तो जमीन पे जब स्ट्राइक करेगा u1 का वैल्यू खाली आना चाहिए, कितना था, u1 का वैल्यू जब वो जमीन पे स्ट्राइक किया था वो 10 आ रहा था। तो इन दोनों को जब कंपेयर कर लोगे आपको यहाँ से v2 मिल जाएगा, v2 का वैल्यू आपको मिलना चाहिए 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 5, तो 15/2 है ना, करेक्ट 15/2 आना चाहिए। यानी कि जब ये ऊपर की तरफ उठेगा, अभी इसके पास वेलोसिटी कितना है 15/2 मीटर पर सेकेंड है। अब ये ऐसे जाके ऐसे के जमीन पे स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम लगेगा, बस टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो। टाइम ऑफ एसेंट इस तरह के मोशन में वर्टिकल, जब मोशन इन वर्टिकल सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो टॉपिक होता है 1D वाला, उसमें पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगता है नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो भाई एक टाइम निकाल के उसका डबल कर दो, दैट इज योर आंसर। यानी कि अगर आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेते हो TA, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर जा रहा है डिवाइडेड बाय g। किस स्पीड से पार्टिकल ऊपर जा रहा है 15/2, इसको आप इसका आधा करोगे तो 7.5 हो जाएगा, यानी कि u का वैल्यू होना चाहिए 7.5। u क्या है, अच्छा u को मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, u इज नथिंग बट v', क्योंकि ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में ये वाला जो टाइम है वो कितना है, और वापस आने में भी उसको t टाइम ही लगेगा, तो ये v' है 7.5/10 आएगा, दैट विल गिव यू 0.75 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0.75, वापस आने में भी 0.75। तो 0.75 का अगर आप डबल कर देते हो तो कितना बनेगा, 0.75 का डबल करते आपको मिलेगा 1.5 सेकेंड, एंड दिस इज योर आंसर। कि पहले बाउंस के बाद कितना टाइम लग रहा है उसको आने में, फर्स्ट बाउंस के बाद सेकंड बाउंस जब वो करेगा, सेकंड बाउंस तक आते आते कितना टाइम लगेगा, उसको 1.5 सेकंड लगेगा। अगर बोलता कि पहले बॉल के रिलीज होने के टाइम से लेकर सेकंड बाउंस तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले वाले केस में जो टाइम लगता है वो लगेगा √2h/g, क्योंकि फ्री फॉल है यहाँ पे, तो h है 5, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा 1 सेकंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड, फिर दूसरे बाउंस के लिए आपको उसको लग रहा है 1.5 सेकंड, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2.5 सेकंड अगर वो पूछता स्टार्टिंग से। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि देन द बॉल विल हिट द सरफेस आफ्टर सेकंड टाइम जब हिट करेगा, पहला तो हिट कर लिया 1 सेकंड में, 1 सेकंड बाद कितना टाइम और लगेगा दूसरी बार हिट करने में, तो दूसरी बार हिट करने के लिए उसको टाइम लगेगा 1.5 सेकंड। दिस इज योर आंसर। होपफुली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बुलेट ऑफ मास m is fired into a block of wood of mass capital M which hangs on the end of a pendulum and gets embedded into it. When the bullet strikes the wooden block, the pendulum starts to swing with maximum rise r.
देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना लो, वुडन ब्लॉक जिसका मास है m। अब बुलेट यहाँ पे फायर हुआ है, बुलेट का मास है स्मॉल m, क्या उसका स्पीड दिया है हमें? उसका स्पीड हमें नहीं दिया, वही निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। हाँ, बुलेट का वेलोसिटी कितना है वो हमें पता करना है। दिस इज अननोन टू अस, यू मान लेते चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वो हमें पता करना है। बुलेट आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो बुलेट यहाँ पे घुस जाएगा, जब बुलेट आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा घुसेगा तो ये जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। लेकिन ये बंधा हुआ है तो ये सीधा ना जाकर कैसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आके यहाँ तक पहुंच जाता है। ये जो है ना ये इस तरह का एक मोशन बनेगा, आके यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसके पास ये वाला एलिवेशन है। कितना एलिवेशन है जमीन से? ये आर हाइट, आर बोला है कि एल बोला है? आर बोला है ना, हाँ आर हाइट तक ये उठ जाएगा। अब देखो करना क्या है, हमें निकालना है यू का वैल्यू इक्वेशन इन दोनों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, आप लिख सकते हो m इंटू यू, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू वी, ठीक है। अब अगर हम v का वैल्यू किसी तरह से यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है u ना, हाँ ठीक है। कैसे देखो, अगर मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ तो इस वाले पॉइंट का जो mgh होगा, mgh यानी कि m प्लस m मास इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट है r, ये पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितना है, हम बोलेंगे हाफ इंटू m इंटू इस पॉइंट का वेलोसिटी v स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर का हमें v स्क्वायर का वैल्यू देखने को मिलेगा 2gr, तो v बन जाएगा √2gr। तो अगर हम इस वैल्यू को उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आई थिंक हमारा काम बन गया, बस यही करना था आई थिंक। तो v को उठा के यहां पर डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा √2gr, u इक्वल टू m प्लस m इंटू √2gr, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है ऐसे 3 आइडेंटिकल बॉल्स हमें दिया हुआ है, हाँ 2 आइडेंटिकल बॉल्स, बॉल बेयरिंग्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाय, हेड ऑन यानी कि ये जो फेस टू फेस होता है ना उसको हेड ऑन बोलते हैं एक्चुअली, डायरेक्टली फेस टू फेस कोलिजन जो हो रहा है उसको हम हेड ऑन बोलते हैं भाई। तो ये जो हेड ऑन कोलिजन हुआ है, इस हेड टू हेड जो होता है ना उसको, जैसे कैरम खेलते तो हेड टू हेड से कोलिजन होता है, उसकी बात कर रही है। तो हेड ऑन बाय another ball bearing of same mass moving initially with the speed v as shown in the figure if the collision is elastic। ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन या इलास्टिक या इनइलास्टिक अगर मेंशन होगा उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करना, उसका कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई होगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। Which of the following is possible result after the collision? तो collision के बाद किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? क्या पहला वाला रुक जाएगा फिर दोनों हाफ वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर पहला और दूसरा रुक जाएगा फिर तीसरा वाला v वेलोसिटी से मूव करेगा, तीनों v/3 वेलोसिटी से मूव करेंगे एक साथ, या फिर तीनों का वेलोसिटी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसको समझने के लिए ना मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना आपको एक दो चीज देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिकल है कि तीनों का मास जो है वो सेम है, करेक्ट, तीनों का मास सेम है, और जो पहला वाला मास है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तीनों का मास सेम है, v स्पीड से मूव कर रहा है, और जो कोलिजन का नेचर है वो क्या है, वो इलास्टिक है। ओके, यानी कि इलास्टिक नेचर का कोलिजन होते क्या होता है कि अगर सेम मास है और कोलिजन का नेचर इलास्टिक है तो उनके बीच में वेलोसिटी इंटरचेंज होता है। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉल है, तीनों का मास सेम है तो मास को मैं लिख रहा हूं, डायरेक्टली बॉल का नंबर लिख रहा हूं, 1 इधर है 2 इधर है, 3 को बाद में इंक्लूड करते हैं, 1 और 2 के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं। 1 जो है वो v स्पीड से मूव करेगा, इसका मास सेम है, तो जब 1 2 को स्ट्राइक करेगा तो इनिशियल केस में क्या होगा, इनिशियल केस में 1 का जो वेलोसिटी है वो v है, 2 का वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। फाइनल केस क्या हो जाएगा, फाइनल केस में अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अगर इलास्टिक कोलिजन है, मास सेम है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी कि आफ्टर द कोलिजन 2 का रेस्ट वाला वेलोसिटी 1 के पास आ जाएगा और 1 का v वाला वेलोसिटी 2 के पास आ जाएगा, कि 2 जो है अभी v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये 1 का फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ व्हाट 1, यानी कि वो रेस्ट पे आएगा। फर्स्ट केस क्लियर है।
दूसरा केस 1 और 2 का कोलिजन हो गया, अब 2 और 3 के बीच में जाते हैं। अभी जो है ये कोलिजन के बाद 2 के पास अभी v अमाउंट ऑफ वेलोसिटी है और 3 अभी रेस्ट पे है, ठीक है। अब देखो जब 2 एंड 3 की बात करोगे, 2 एंड 3 दोनों कांटेक्ट में है। अब 2 के पास जब 1 आके 2 को स्ट्राइक करेगा तो 2 के पास 1 का स्पीड आ चुका है, यानी कि 2 जो है 3 को कितना स्पीड से इनिशियल देख लेते हैं। इनिशियली 2 के पास अभी v स्पीड है, 3 के पास स्पीड 0 है। फाइनली क्या होगा, सिंस कोलिजन का नेचर, सिंस सबका मास सेम है, कोलिजन का नेचर इलास्टिक है, तो क्या होगा, वापस वही कहानी रिपीट होगा। 2 के पास 3 का वेलोसिटी आ जाएगा और 3 के पास 2 का वेलोसिटी आ जाएगा, यानी कि ये अभी हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ कौन, 2, और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ 3। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे तो पहले वाले का 0, दूसरे वाले का भी 0, तीसरे वाले का v, तो कौन सा डायग्राम फिट लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे पहला वाला 0, हाँ, लेकिन यहाँ पे दूसरा तीसरा दोनों मूव कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरे में देखो पहला 0, दूसरा भी 0, तीसरा वाला हाँ मूव करेगा, ये हमारा सही लग रहा है। इसमें तीनों मूव करेगा नहीं, इसमें भी तीनों मूव करे नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो यानी कि 1 और 2 दोनों रेस्ट पे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जब 1 ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा ना, तो 2 के थ्रू 3 में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो 1 का जितना भी मोमेंटम था वो 3 पे आ जाएगा और 3 उतना वेलोसिटी से इधर मूव करने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये भी प्लैंक वाला क्वेश्चन है, जो पर्सन वॉक करते हैं ना। If a man of mass m stands at the end of a plank of length L which lies at rest on a frictionless surface, the man walks to the other end of the plank. If the mass of the plank is m/3, the distance that the man moves relative to the ground is relative to the ground. चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये प्लैंक है इधर, ये पर्सन इधर है, पर्सन जो है वो इधर मूव करेगा। पर्सन का मास है कैपिटल M, प्लैंक का मास है स्मॉल m। अब जो है जब ये वॉक कर चुका होगा, प्लैंक तो इधर की तरफ है, हाँ, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका होगा, यानी कि दूसरा केस यहाँ पे कि पर्सन जो है ना वो वॉक करके इस में पहुँच चुका है, बिकॉज ऑफ दैट जो प्लैंक है वो थोड़ा सा मूव कर चुका होगा इधर की तरफ। मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये डिस्टेंस बनेगा, लेंथ ऑफ द प्लैंक हमें दिया है ना, लेंथ ऑफ द प्लैंक हमें दिया हुआ है कितना L, तो ये L/L - x हो जाएगा, और ये मास ऑफ द प्लैंक हमें दिया है m/3, ठीक है। ओके, हमें पता करना है डिस्टेंस दैट द मैन मूव्स रिलेटिव टू द ग्राउंड, ये L-x का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैंने एक थ्योरी बताया होगा आप लोगों को कि जो डेल्टा RCM होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हमें यहाँ से पता होता है कि जब इस तरह का मोशन होता है तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो एक्सटर्नल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट 0, बिकॉज ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास का कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे खाली आपको मिलेगा ये m1 इंटू डेल्टा R1 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू डेल्टा R2। अब बोलोगे माइनस साइन क्यों नहीं लगा? अब माइनस साइन के लिए हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखो, माइनस साइन क्यों नहीं लगा सकते, मतलब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सच कुछ बोला नहीं है। तो अगर आप R1 को देखने जाओगे, R1 का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा डेल्टा R1 यानी कि पहले वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हम बोलेंगे L-x दैट इज इक्वल टू ये जो बोट है वो, ये जो प्लैंक है वो किधर मूव करेगा, इधर की तरफ x डिस्टेंस, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं m/3 इंटू x डिस्टेंस x, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव जब लगा देंगे ना, ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव ही हो जाते हैं। आई होप यू गॉट इट कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ ना इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो है R2 वाला टर्म है इसके साथ में -x लगा देता हूँ। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो ये पर्सन राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, L-x राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, और ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है, तो माइनस लगा दोगे तो वो अल्टीमेटली प्लस ही बन जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट में उसको लिख दिया। तो यहाँ से हम m को काट सकते हैं, तो आपको मिलेगा L-x इक्वल टू x/3। तो L-x चाहिए ना हमें, अच्छा x का वैल्यू निकल जाएगा तो आई थिंक काम हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, इधर जाएगा तो x/3 प्लस x, तो आपको मिलेगा 3 नीचे 4x, तो x का वैल्यू मिलेगा 3L/4, तो L-3L/4 यानी कि 4L-3L, L/4 यानी कि 17 का b होना चाहिए, 17 का b। अच्छा पूरा सॉल्व कर देते हैं इन केस अगर कंफ्यूजन हो। 4L-3L, तो 4L-3 यानी कि L/4, L/4 यानी कि आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच ए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते। इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आप लोगों को कराया हुआ है, आई थिंक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराया था। देखो इसमें क्या बोला है कि इन फ्री स्पेस
फ्री स्पेस यानी कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेविटी. राइफल ऑफ मास m shoots a bullet of mass small m at a stationary block of mass capital M at a distance of d away from it. When the bullet has moved through a distance small d towards the block, the center of mass of the bullet block system is at a distance of from the bullet from the block. ऐसे बोला है, तो चलो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज द गन. ठीक है, अब गन हम लोग रैंडमली बना सकते, राइफल बोले गन बोले डजंट मैटर. यहाँ से बुलेट को फायर किया गया है. गन का मास है कैपिटल M, बुलेट का मास है स्मॉल m. क्या बुलेट के पास स्पीड है? बुलेट के पास स्पीड का कोई इशू है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है. फिर यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M. इनिशियली बुलेट और इस ब्लॉक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D बोला गया है. ठीक है, ये मूव करेगा इधर की तरफ. ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन द बुलेट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस d टुवर्ड्स द ब्लॉक, जब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d, मान लो बुलेट अभी यहाँ पे आ चुका है, मान लो अभी बुलेट यहाँ पे आ चुका है, कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? लेट्स से ये d डिस्टेंस कवर कर चुका है. ठीक है, तो हमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया, ये सब नहीं पूछा है. कि जब ये यहाँ पे इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है वो हमें पता करना है. तो बुलेट यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा? ये वाला गैप हो जाएगा d माइनस डी. ओके, अब पता करना है कि आप ओरिजिन को कहाँ पे मान रहे हो. ओरिजिन को कंसिडर करके सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा. अगर हम ओरिजिन को यहाँ पे मान लेते हैं जो कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ बुलेट था, तो इसको अगर आप 0,0 मानते हो तो बुलेट का पोजीशन क्या हो जाएगा? बुलेट का पोजीशन हो जाएगा d,0, और यहाँ से यहाँ तक जो ब्लॉक है उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा d,0 कैपिटल D, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो कैपिटल D डिस्टेंस दूर है. ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं. कुछ तो होना चाहिए. तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना हुआ? सेंटर ऑफ मास अगर हम देखेंगे, नहीं एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि फ्रॉम द बुलेट बोला है ना, तो हम एक काम करते हैं, ओरिजिन को यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मानोगे ना तो बाद में फिर d को माइनस करना होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. तो एक काम करते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों करना, शॉर्ट करते हैं इसको. तो एक काम करते हैं, मैं ना एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि बुलेट अभी जहाँ पे है ना वहाँ से लेते हैं. चलो, तो बुलेट अभी जहाँ पे है उसको अगर मैं सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ, मतलब ये ओरिजिन मान लेता हूँ, तो दिस इज द ओरिजिन. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस डी हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d माइनस डी है. तो अभी सेंटर ऑफ मास निकालना आसान होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना जो भी इनके बीच का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो आइदर ब्लॉक से मिलेगा देखने को, नहीं तो बुलेट से देखने को मिलेगा. तो हमने बुलेट को सेंटर बनाया तो बुलेट से देख लेते कितना आना चाहिए. तो आपको मिलेगा xcm दैट इज इक्वल टू, बुलेट के लिए है बुलेट मास ऑफ द बुलेट है स्मॉल m, तो आप लिखोगे स्मॉल m इंटू 0 प्लस दूसरे वाले के लिए m इंटू उसका है d माइनस डी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m प्लस m. अब बोलो गन के साथ क्या हुआ, गन का मास क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में जो है गन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. लास्ट में एक डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को देख लो. इसमें पर्टिकुलरली बोला गया है कि बुलेट ब्लॉक सिस्टम का हमें वैल्यू निकालना है, हमें यहाँ पे गन का कुछ इन्वॉल्वमेंट करना ही नहीं है. तो गन इन्वॉल्व नहीं होगा तो खाली बुलेट ब्लॉक सिस्टम आ जाएगा. अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा m बाई एम प्लस एम इंटू डी माइनस डी. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये xcm है, कहाँ से? यहाँ से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस. तो क्या बुलेट से उतना डिस्टेंस है? d माइनस डी इंटू एम बाई एम प्लस एम. हाँ, ये उतना डिस्टेंस है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा. बस यही आपको मेनली यहाँ पे करना था. इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, आगे बढ़ते. नेक्स्ट, डबल ब्लॉक का क्वेश्चन. काफी लोगों का नाइटमेयर है डबल ब्लॉक, आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि डबल ब्लॉक को लेकर आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ सको. तो सॉल्व अगर नहीं भी हुआ डोंट वरी, हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे ब्लॉक्स दो ब्लॉक्स दिया है ना. हाँ, बोथ द ब्लॉक्स आर शोन इन द फिगर. ठीक है, दोनों को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया है, बोथ आर गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट. ठीक है, इफ ACM बी द सब्सिक्वेंट एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ACM यानी कि दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है, दोनों का सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो हमें बताया गया कि ACM होना चाहिए. अब हमें ACM का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे होगा चलो देखते हैं. ब्लॉक को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं. इधर 2 kg वाला, इधर 1 kg वाला. ओके, इसका म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1. अच्छा, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा, मान लेते हैं ये भी अगर इधर की तरफ मूव करेगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्या मैं उसको म्यू इंटू पहले वाले का कितना आएगा? म्यू कितना है? 0.1 इंटू 1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन.
ठीक है, तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, दूसरे वाले के लिए भी यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। दूसरा वाला कितना होगा, ये 0.2 है, तो 0.2 वाले के लिए हो जाएगा 0.2 इंटू मास ऑफ द सिस्टम। मास कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 3 आएगा इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 न्यूटन। तो नीचे की तरफ इधर लगेगा 6 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स। अब देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या होता है, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस आपको प्रॉपर्ली अभी पता करना होगा a1 a2 का वैल्यू कितना है। a1 निकालने का सिंपल केस है कि अगर हमें इसको मूव कराना है, क्योंकि पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है, अगर हमें इसको मूव कराना है तो एटलीस्ट इतना फोर्स तो लगाना ही होगा। तो इतना फोर्स अगर लगाओगे तो एक्सेलरेशन कितना बिल्ड होगा, तो पहले वाले के लिए एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 1/1 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको पहले वाले का एक्सेलरेशन मिल गया। a2 कितना होगा, a2 वाले में काफी लोग फंसे होंगे, तो चलो a2 वाले को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। देखो a2 वाले के लिए अगर आप देखोगे ना दूसरा वाला, तो दूसरे वाले का मास है 2 kg, इधर की तरफ 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो सिंस इनके बीच में 1 न्यूटन जो है वो 1 kg और 2 kg के बीच में एक्ट कर रहा है, तो 1 kg किधर एक्ट करेगा। अब देखो 1 kg वाला जब इधर मूव कर रहा है ना, तो ये फील करेगा कि 2 kg वाला उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, यानी कि 1 kg वाले के लिए पीछे की तरफ ये फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो वो नेगेटिव में आना चाहिए, बट हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम इसको माइनस के फॉर्म में नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड खाली हम इसका कंसिडर कर रहे हैं। तो एनीवे तो 1 kg वाला फील करेगा, 2 kg वाला उसको पीछे खींचने की कोशिश करे। फिर जब 1 kg वाला उधर ही मूव करेगा तो 2 kg वाला फील करेगा कि देखो 1 kg मेरे ऊपर से इधर मूव करे, तो ये मुझे इधर की तरफ, इसका जो फ्रिक्शन है मुझे इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इधर की तरफ कितना आएगा 1 न्यूटन, यानी कि दोनों का जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो जो एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा a2 वो कितना आएगा, नेट फोर्स 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका a2 का वैल्यू हो गया। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस काम हो गया। m1 कितना है 1 इंटू 1 प्लस m2 कितना है m2 2 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 2 + 1 3 kg। तो 2 कटेगा, 5 + 1 6/3 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये आपको मेनली यहाँ पे करना था। दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे इसको सॉल्व कर दिया है तो यू विल गेट द राइट आंसर। 2 शुड बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर अस। ये हो गया काम इसका खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर समझोगे, अगर इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो देख लो, बता देते इसको कैसे कर सकते हैं। देखो जब यहाँ पे a ladder is leaned against the smooth wall and is allowed to slip on a frictionless floor, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर में इसको स्लिप कराया गया है। which figure represents the trace of its center of mass, कौन सा फिगर जो है वो उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात कर रहा है। कि जब मान लो कि यहाँ पे लेट्स से ये पेन जो है, ये जो स्टाइलस है, ये मान लो ये एक लेदर है, जब ये ऐसे स्लाइड करेगा ना, तो अगर यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर आप एक मार्क कर देते हो, एक डॉट लगा देते हो, तो सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी किस तरह का होगा, वो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, वो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो सबसे पहले देखो सेंटर ऑफ मास का आपको 2 तरह का मोशन देखने को मिलेगा। एक तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। अब सिंस से स्लाइड होगा, स्लाइड होने की वजह से क्या होगा कि इसका शिफ्टिंग इधर की तरफ भी होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 2 तरह का मोशन देखने को मिलेगा। कि अगर ये लेदर है, ये अगर लेदर है ये, तो ये सबसे पहले खिसक रहा है ना, ऐसे खिसक के गिर रहा है, यानी कि ये स्लाइड होकर ऐसे गिरेगा। तो जब ये स्लाइड होकर ऐसे गिरेगा, एक तो इसके पास नीचे वाला मोशन होगा, साथ में इसका इधर की तरफ भी एक मोशन होगा, क्योंकि जो इसका शिफ्टिंग है लेदर का वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी होगा, और वर्टिकली तो हो ही रहा है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन वाला आपको केस देखने को मिलेगा। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये वर्टिकल वाले को इंडिकेट कर ही नहीं रहा है। ये ऊपर से जा रहा है, ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी कि बी तो पॉसिबल नहीं, डी पॉसिबल नहीं, ये खाली वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ऐसे थोड़ा सा कर्व फॉर्म में जाएगा ना, ऐसे खुद से देख लेना कि अगर ये ऐसे है, ऐसे जाएगा, तो सेंटर ऑफ कोई भी एक पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर लो, फिर इसको मूव करोगे तो एक कर्व फॉर्म में जाके ऐसे गिरेगा। तो ये वाला केस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा इमेजिन कर लेते तो आप आंसर आराम से कर पाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है ये, particle of mass 1 kg is thrown vertically upward with speed this much. After 5 seconds, it explodes into 2 parts. One of mass 400 gram emerges with speed 25 meter per second in downward direction. What is the velocity of other part just after the explosion? इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को याद होगा। देखो पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, इसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ फेंका है, कितना स्पीड के साथ में 100 मीटर पर सेकेंड।
फिर ये कितना टाइम तक मूव किया, 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में जब वो पहुँचेगा इस इंस्टेंट पे उसके पास वेलोसिटी कितना होगा, तो हम उसको निकाल सकते हैं कैसे, v इक्वल टू यू, ऊपर जा रहा है तो माइनस आएगा 10 इंटू 5 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड होगा इसके पास वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये ब्लास्ट हो गया यानी कि एक्सप्लोड हो गया ना। एक्सप्लोड होने के बाद क्या हो गया कि वन मास ऑफ 400 ग्राम 25 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड मूव कर रहा है और दूसरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर आप इसका दो टुकड़ा बना लेते हो, मान लो ये पहला वाला पार्ट है, एक पार्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये बचा हुआ दूसरा पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है ना कि अगर टूट गया तो एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर। नीचे वाला पार्ट कितना स्पीड से मूव किया है, नीचे वाला पार्ट ये 400 ग्राम का है, तो ये ऊपर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली 600 ग्राम का होगा क्योंकि टोटल मास ही है 1 kg, तो 1000 ग्राम का 600 ऊपर 400 नीचे। 400 वाला जो है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, कितना स्पीड से नहीं पता, वही हमें यहाँ पे पता करना है। तो अपवर्ड तो होगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर श्योर तो अपवर्ड होने वाला है, कितना होगा वो हमें पता करना है। तो देखो बिफोर द एक्सप्लोजन स्पीड कितना था, इतना था, बिफोर द एक्सप्लोजन मास कितना था, 1 kg था। तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन कंपेयर कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आपको मिल जाएगा इनिशियल मोमेंटम 1 kg इंटू 50 दैट इज इक्वल टू, नीचे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसको इस साथ माइनस लगा दो, माइनस 400 ग्राम यानी कि इसको 0.4 लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 25 प्लस इसका लेट्स से इवन दो वी नो ऊपर जाएगा, अगर आप इसको अननोन मान के भी लिख लेते हो ना तो आप इसको लिख सकते हो 0.6 इंटू वी। तो इधर आपको मिल जाएगा 50, इधर है माइनस 10 प्लस 0.6 वी, तो इसको अगर इधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा 0.6 वी इक्वल टू 60, तो वी इक्वल टू मिल गया कितना 100 मीटर पर सेकेंड। और अगर दिख रहा होगा आपको पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि पॉजिटिव वाले का ऊपर के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था, तो v का पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये क्या कहा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपवर्ड होगा 100 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, a metal ball falls from a height of 32 meter on a steel plate. If the coefficient of restitution is this much, what height will the ball rise after the second bounce? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा जो कि था hn इक्वल टू ई पावर ट्वाइस एन इंटू एच नॉट, जहाँ पे hn होता है हाइट आफ्टर द nth बाउंस, ई पावर ट्वाइस एन ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और h नॉट होता है ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट हमें दिया हुआ है इतना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, सेकंड बाउंस n का वैल्यू दिया है, तो सबको सब्स्टिट्यूट कर दो, ई पावर 2 इंटू कितना नंबर का बाउंस, सेकंड नंबर का बाउंस, इसलिए n की जगह पे 2, h नॉट का वैल्यू कितना है 32 और e का वैल्यू भी तो लिखना है ना, e का वैल्यू आ जाएगा 0.5 यानी कि हाफ, तो हाफ का पावर 2.2 यानी कि हाफ का पावर 4 यानी कि 1/16 इंटू 32, क्योंकि 2 पावर 4 16 होता है, इसको काटोगे तो 2 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 8। क्या 22 का ए है? यस 22 का ए राइट आंसर, तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते। यहाँ पे बोला है कि 2 blocks of mass 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line. The first block is raised to a height of 7 cm. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 cm? चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो दो मासेस को हम लोगों ने ऐसे वर्टिकली रखा है, मान लो एक 30 kg वाला यहाँ पे है और इसके ऊपर 10 kg वाला है। Now अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने 10 kg वाले को मूव करा दिया है, कितना मूव करा है, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, ये इनका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है। अब क्या क्या है कि हम लोगों ने फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर अगर मूव कराएंगे तो 10 kg वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय व्हाट डिस्टेंस सेकंड मास शुड बी मूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं इसको कितना मूव किया जाए, ऊपर या नीचे हमें नहीं पता तो इसको फिलहाल मूव नहीं कराते, हम इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आएगा m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखते हैं क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। डेल्टा RCM अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको शिफ्ट कराना है कितना, इसको शिफ्ट कराना है हमें 1 सेंटीमीटर, तो डेल्टा RCM का 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा इंटू इसको इधर लेके आ जाते हैं m1 प्लस m2 यानी कि 40, दैट इज इक्वल टू m1 कितना है 10 kg इंटू इसके साथ है r1, डेल्टा r1 कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, प्लस m2 कितना है, m2 है 30 इंटू डेल्टा r2 हमें नहीं पता, वही हमें पता करना है। तो इधर आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 70, इधर आ जाएगा 30 इंटू डेल्टा R2, ठीक है। तो ये अगर इधर आ गया तो ये -30 होगा, यानी कि 30 इंटू डेल्टा R2 आपको देखने को मिलेगा -30, तो डेल्टा R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1,
-1 सेंटीमीटर, यानी कि हमने अपवर्ड मोशन को, ये जो पहला वाला ब्लॉक है 10 kg वाला ब्लॉक, उसके लिए हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर को पॉजिटिव लिया था, यानी कि 30 सेंटीमीटर का अगर नेगेटिव आ रहा है तो 30 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक को हमें नीचे लेके जाना है। कितना नीचे लेके जाएंगे, इसको हमें 1 सेंटीमीटर तक नीचे लेके जाना होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी, 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। से बोला है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन strikes another spherical ball of mass 1 kg at rest. After the collision, A and B move with velocities v1 this much, v2 this much respectively, making angles of 30 degree and 60 degree with respect to the original direction of motion of A. Original direction of motion of A, the ratio of v1 by v2 कितना है? ये 2D मोशन, 2D कोलिजन का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। 2D कोलिजन में भी एज सच कोई लोड नहीं है, डायरेक्टली बस उसका कंपोनेंट ले लो, काम हो जाता है। जो A वाला ब्लॉक है, A वाला उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड नहीं दिया है ना, ठीक है। चलो ये मूव कर रहा होगा कोई u स्पीड से, दूसरा वाला जो है b वो रेस्ट पे है, ठीक है। इसका 4 kg का मास है, इसका 1 kg का मास है, फिर दोनों मूव करता है आफ्टर द कोलिजन। अब आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर द कोलिजन a वाला जो मास है ना, a वाला जो ब्लॉक है वो मूव करता है कितना एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे मूव करता है, यानी कि एक्चुअल डायरेक्शन ये था ना, इसके अलोंग 30 डिग्री, यानी कि इधर मूव करता है। कितना स्पीड से, v1 स्पीड से। और जो b वाला ब्लॉक है, a अगर इधर जाएगा तो b को इधर ही जाना होगा, तो b वाला जो है वो इधर की तरफ चला जाएगा v2 स्पीड से। कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा v2 cos 60, ये आ जाएगा v2 sin 60। इधर के लिए ये आ जाएगा v1 cos 30 और ये आ जाएगा v1 sin 30। ठीक है, ओके हमें बोला है कि v1 और v2 का रेशियो क्या होगा। तो देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को देख लो। कैसे, अगर आप x कंपोनेंट के अलोंग देखोगे, सबसे पहले x कंपोनेंट के अलोंग चाहो तो इसका मोमेंटम कंजर्वेशन करा दो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि पहले वाले का हमें वेलोसिटी पता ही नहीं कि स्फेरिकल बॉल a ऑफ मास 4 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्राइक्स अनदर, चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्ट्रेट लाइन स्ट्राइक्स अनदर स्फेरिकल बॉल b ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट। अब a का स्पीड कितना है नहीं पता, u भी कुछ नहीं बोला है, तो हमने इसको अगर ऐसे लिखा है तो थोड़ा दिक्कत आगे ये आएगा कि काफी लेंथी उसका कैलकुलेशन हो सकता है। तो एक काम करते हैं, x कंपोनेंट के अलोंग ना लेकर हम y कंपोनेंट के अलोंग ले लेते हैं। तो y कंपोनेंट के अलोंग भाई इनका कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो y कंपोनेंट के अलोंग जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा उसको कंपेयर करके देखते हैं। क्या इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस 0 होगा, हाँ क्योंकि y के अलोंग कोई मोशन ही नहीं है ना दोनों का, तो 0 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे y के अलोंग कौन है, यहाँ पे y के अलोंग तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों ही है, तो पहले वाले का मोमेंटम कितना होगा, आप बोलोगे देखो 4 kg इंटू पहले वाले का मोमेंटम है v1 sin 30 प्लस दूसरा वाला नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को खाली लेना है हमें, प्लस फाइनल मोमेंटम दूसरे वाले का मास कितना है, दूसरे वाले का मास है 1 kg, तो आप बोलोगे 1 इंटू इसका आएगा v2 इंटू साइन 60। तो आई थिंक यहाँ से काम हो जाएगा, बट क्या सीन है, ये ऊपर है नीचे, तो क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें मिलना चाहिए 4 इंटू v1 इंटू साइन 30 इज हाफ, दैट इज इक्वल टू v2 इंटू √3/2, तो 2 कैंसिल, तो v1 बाई v2 हमें मिलना चाहिए √3/4, √3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर A is the right answer. Yes, option number A is the right answer. This is how you solve this question. Okay, next question number 25 की तरफ चलते हैं। Question number 25 में बोला है कि in a gravity free space, a man of mass m standing at a height h above the floor throws a ball of mass m straight down with with speed u. When the ball reaches the floor, the distance of the man above the floor is, चलो देखते हैं। Let's say ये एक फ्लोर है, ठीक है, this is the floor, यहाँ पे एक पर्सन है और इसने एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका है यू स्पीड के साथ। कितने हाइट पे है, ये हाइट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है h हाइट पे है, ठीक है। व्हेन द बॉल रीचेस द फ्लोर, जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगा, अब देखो पर्सन फ्लोट कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है ना, ग्रेविटी नहीं है, तो जब ये पर्सन बॉल को इधर फेंकेगा ये पर्सन ऊपर की तरफ जाएगा और दोनों का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि जब दो पार्टिकल के बीच में, जैसे कि मान लो ये शीट है, ये पेन है, जब ये पेन ऊपर की तरफ जाएगा, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व, तो क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये शीट नीचे की तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाता रहेगा, लेकिन जो बीच का सेंटर ऑफ मास इन दोनों का वो अपनी जगह पे रहने वाला है, वो वाला केस यहाँ पे फॉलो होने वाला है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। तो ये पर्सन मान लो यहाँ तक चला गया
और ये जो बॉल है वो यहाँ पे स्ट्राइक किया। अब सवाल में क्या पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पर्सन का ये हाइट होगा ना, इसको कैपिटल एच बोल देते हैं, ये हाइट का वैल्यू कितना होगा। चलो कैसे कर सकते हैं, हमें एच निकालना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमें पता है, यहीं पे है, कितना हाइट पे, एच हाइट पे है। तो एक काम करो, आप इसको ओरिजिन मान लो। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूंगा ये 0,0 हो जाएगा जब बॉल जमीन पे स्ट्राइक करेगा। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,h और पर्सन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,H। बस काम हो गया। तो आप लिखोगे XCM, XCM नहीं YCM लिख देते हैं, वर्टिकल है ना, तो YCM लिख दो। YCM इक्वल टू होगा M1Y1 प्लस M2Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। YCM कितना है, YCM ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे, लिख दो h, दैट इज इक्वल टू M1Y1। बॉल का मास M1 मान लेते तो ये 0 हो जाएगा। पर्सन का मास कितना है, पर्सन का मास कैपिटल M है, वो जमीन से कितना हाइट पे है, कैपिटल H हाइट पे, वही हमें निकालना है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम M प्लस M। ठीक है, तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो हमें h का वैल्यू ऐसे मिल जाना चाहिए। तो वो हमें मिलेगा M प्लस M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई कैपिटल M इंटू h। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, थोड़ा सा इसको 1 कॉमन है, h बाहर की तरफ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1 इंटू h। स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू 1 इंटू h, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 25 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे यही पे तो है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, अभी चालू हो गया हमारा रोटेशन वाला सेक्शन। इससे पहले सेंटर ऑफ मास और कोलिजन का क्वेश्चन था, अभी हमारा रोटेशन वाला सेक्शन चालू हो गया है। देखो रोटेशन वाले सेक्शन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ विदाउट चेंजिंग इट्स मास, यानी कि रेडियस, अर्थ का रेडियस जो है आधा कर दिया गया है। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, क्या क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ के साथ क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन के साथ क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, ये हमें कंपेयर करके देखना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर अर्थ के शेप को अगर आप छोटा कर देते हो, हाफ कर देते हो, तो क्या होने वाला है। देखो रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ। तो पहले अर्थ का रेडियस था r, अभी अर्थ का रेडियस हो चुका है r/2। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो ये ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा था, ये अभी मान लो ओमेगा डैश स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 m इंटू r स्क्वायर। अब ये 2/5 क्यों लिखा है, आई होप आपको पता होगा, रिविजन वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा इसके बारे में, इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/5 m। अच्छा मास सेम रखा है क्या, हाँ मास तो सेम रखा है, तो ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो 2/5 कैंसिल, m कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा ये 1/4 ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो ओमेगा डैश आपको देखने को मिलेगा कितना, 2 ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गया है। तो एंगुलर वेलोसिटी बन गया है 2 टाइम्स। अगर मैं वापस क्वेश्चन में जाऊं, एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, इट विल बिकम 2 टाइम्स, यानी कि ए के लिए पी आना चाहिए। एक सेकंड, ए के लिए पी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बिकम 2 टाइम्स। एक सेकंड, 2 टाइम तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ गड़बड़ किया है क्या। अरे हाँ, अरे स्क्वायर थोड़ी आता है, तब मैंने काइनेटिक एनर्जी लगा दिया गलती से, वही तो मैं सोचूं, यानी कि ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा। ये हर बारी में क्या होता है कि गलती से हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे लगा देते हैं, बट एक्चुअली में वो आई ओमेगा होता है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने लगाया। तो ओमेगा डैश जो है वो 4 ओमेगा होगा। हाँ 4 ओमेगा होते ही, अभी क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी वाला जो है ए के साथ किसका कनेक्शन बनेगा, विल बिकम 4 टाइम्स ए के साथ क्यू। ए के साथ क्यू कहाँ है, 3 इक्वेशन में। ठीक है, अब देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ इक्वेशन या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना था, आप बोलोगे k इक्वल टू था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/5 इंटू m इंटू r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बाई 4 इंटू इधर आ जाएगा कितना 4 ओमेगा, यानी कि 16 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों लिखा है, आई होप यू गॉट द आइडिया। अब दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो ये दूसरा वाला है, ये k2 ये k1 बोल देते, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, mm कटेगा, r स्क्वायर कटेगा और ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। तो ये बन जाएगा 4, यानी कि हमें दिख रहा है कि k1 जो है ना, k2 जो है वो 4 गुना दिख रहा है। k2 के साथ ना एक 4 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना होना चाहिए, क्या काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना है, यानी कि c के साथ भी q आना चाहिए। c के साथ q है, हाँ ये, यानी कि ऑप्शन नंबर c मुझे सही आंसर लग रहा है। तो b के साथ s आना चाहिए, b के साथ s यानी कि नन। देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं, देखो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन के लिए यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
अब लिखोगे इसको 2/5 2/5 mr² इंटू 2π/t, ये होता है ना। अब पहले कितना था, पहले तो 24 घंटा था अर्थ का रोटेशन, फिर आएगा 2/5 mr² इंटू 2π/t, ये हो जाएगा। अब इसको नहीं, एम आर की जगह पे ये चेंज होगा ना, ये होगा r/2, क्योंकि रेडियस को हाफ किया तो ये r²/4 हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, 2π कट जाएगा, और 4 से कटोगे तो ये आएगा 6 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा अगर होता है तो 6 घंटे का कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि वो 4 गुना कम हो जाएगा, तो विल रिड्यूस बाय 4 टाइम्स नहीं है, तो बी के लिए एस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर अस। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। इनकेस अगर फंसे होगे तो ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा आप लोगों का। ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, इस टाइप का क्वेश्चन, तो रोटेशन के क्वेश्चन में इन फ्यूचर फंसने का चांस काफी कम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चंस को टारगेट करता है एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें भी मैच करना है, तो इसमें क्या बोला है देखो कि a solid sphere is rotating about an axis as shown in the figure, and insect follows the dotted path on the circumference of sphere as shown in the figure. Then match the following options, then match the following columns and mark the correct option from the quotes given below. ठीक है, जब ये इंसेक्ट ऐसे मूव कर रहा होगा ना, तो इंसेक्ट का जो मास है उसके हिसाब से इसमें वेरिएशन हमें कुछ देखने को मिल सकता है। क्या क्या दिया है ऑप्शंस में? ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा, सेम रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखोगे ना, इंसेक्ट ऐसे मूव करते हुए ऐसे आ रहा है, तो इंसेक्ट का जो पोजीशन है फ्रॉम द एक्सिस पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सिस से डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यानी कि ए के लिए क्यू आना चाहिए। ए के लिए क्यू कहाँ पे, ए के लिए क्यू यहीं पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मुझे लग रहा है सही आंसर हो जाएगा, शायद यही मुझे लग रहा है। देखते हैं फिर एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा एंगुलर मोमेंटम ये पता है विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि सी के साथ पी, सी के साथ पी आ जाएगा, डी के साथ आर आएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमें इसके केस को कंपेयर करके देखना होगा, क्योंकि अगर आप बोलते हो ना कि एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो मैंने पहले वाले केस में कंपैरिजन बताया वैसे एक बार कंपेयर कर लेना, वहां से इसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी, बी के लिए आर आ जाएगा, बी के लिए आर यानी कि ये पहले डिक्रीज होगा फिर वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखो एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे ना, तो देखो आई ओमेगा होता है, ठीक है, आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो आप बोलोगे आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा। अब आई क्या हो रहा है, आई पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा को पहले इंक्रीज होना पड़ेगा फिर डिक्रीज ही होना पड़ेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के साथ जो हो रहा है, ए का अगर क्यू हो रहा है तो बी के साथ जो है वो आना चाहिए आर, यानी कि विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, यस। और लास्ट में आएगा डी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर देखा जाएगा तो वो भी पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज ही होना, नहीं एक सेकेंड, डी के लिए आना चाहिए ना, विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, क्योंकि अगर हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है उसके हिसाब से हमें इसका शेप लेना पड़ेगा। तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहला 3 कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि हर एक को करने जाओगे तो काफी टाइम आप लोगों का खाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत आपको रिवीजन वाले क्लास में बताया होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। क्वेश्चन है पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन में जा रहा हूँ। हमें इसका इक्विलिब्रियम वाला केस देखना है कि कैसे होगा। तो देखो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है इसका, ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब दोनों का लेंथ सेम बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला है इक्वल लेंथ बोला है ना, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। अब इसका L/2 यानी कि नीचे की तरफ इसका mg लग रहा होगा स्मॉल m इंटू जी, और इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये वाला mg जो है उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करे, ये वाला mg उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करे, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट वो बाउंडेड है। अब दोनों ही उसको घुमा नहीं पा रहे, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो टॉर्क कैसे लगेगा, इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, ये वाला डिस्टेंस आप देख लो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से तक, ये 60 है, ये L/2 है, तो ये बनेगा ये 60, ये cos 60, ये sin 60, यानी कि mg के लिए लिख सकते हो mg इंटू L/2 इंटू साइन 60, ये हो गया mg वाला टॉर्क। और इसका टॉर्क कितना होगा, कैपिटल mg इंटू L/2 इंटू ये जब इसको घुमाएगा तो ये L/2 का cos, ये L/2 का sin 30, यानी कि ये आ जाएगा L/2 sin 30।
तो L by 2 कैंसिल, G और G कैंसिल, तो हमें मिलेगा m sin 60 is √3/2 और ये आना चाहिए m इंटू साइन 30 इज हाफ। देखते कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो हमें निकालना है कैपिटल M by M। कैपिटल M by M अगर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया हुआ है कि अ थिन बार ऑफ मास m and length L is free to rotate about a fixed horizontal axis through a point and at its end. The bar is brought to a horizontal position and then released. The angular velocity when it reaches the lowest point is. चलो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि क्या कहने की कोशिश की गई है। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया हुआ है कि a thin bar of mass m and length L is free to rotate about a fixed horizontal axis at its end। ठीक है, यानी कि अगर आप बोलोगे इसको ऐसे बोल दो कि थिन बार ऑफ मास एम लेंथ फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू पॉइंट एट इट्स एंड द बार इज ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। ओके, ठीक है, तो बार को हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आना है, देन इसको रिलीज करना है। जब इसको रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, ये मूव करते हुए ऐसे आएगा। तो जब ये मूव करते हुए इस पोजीशन में पहुंचेगा, ठीक है, जब ये इधर पहुंचेगा तो हमें पूछा है एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट पॉइंट। जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो इसका मैंने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया होगा क्लास में, आपको याद होगा कि जब वो इस तरीके से मूव करता है ना, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो बन जाता है √3gl। तो √3gl जब बनता है, एक ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लास में कराया था। इसका मैंने कंडीशन बताया था कि जो इस वाले पॉइंट का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ना, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वो mgh के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 30 से बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसका दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड के लिए, रॉड सिंस एक पर्टिकुलर एंड के हिसाब से मूव कर रहा है, तो इसके लिए आ जाएगा ml²/3। आपने अगर ये रिवीजन वाला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर वही हमें पता करना है कि कैसे रिलेशन बनेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mgh। m कितना है, मास को m मान लेते हैं, g इंटू h। h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा ये, दैट इज L/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे हमें जो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के साथ जो रिलेशन देखने को मिलता है, v ऐसे बन जाते हैं। तो v को आप ओमेगा v इक्वल टू हम r ओमेगा लिख सकते हैं, तो आप इसको r ओमेगा यानी कि L ओमेगा लिख सकते हो इस वाले इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा √3gl, यानी कि ओमेगा बन जाएगा √3g/L। ठीक है, अब सवाल क्या बनता है, सवाल ऑप्शन में पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हाँ मास नहीं है, करेक्ट। और दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। हाँ क्लियरली दिख रहा है 3g कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√L। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो मैच नहीं होगा। डिपेंडेंट ओनली अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। और 30 का आपको पता है, चली गया 29 में जो बोला था वही 30 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए। तो 29 और 30 कनेक्टेड था, तो दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 30 पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे बोला है कि टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस 4 न्यूटन एट ए दिस मच। ठीक है, तो टोटल टॉर्क हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो मैंने एक चीज इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया था आपको रिवीजन वाले वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है, तो इसका टॉर्क आ जाएगा कितना, रेडियस कितना दिया है, रेडियस भी तो हमें देखना होगा ना, रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमें दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो इस वाले पार्ट का जो टॉर्क आएगा वो आएगा 4 न्यूटन इंटू 20/100। ये आएगा पहला वाला टॉर्क। दूसरा वाला टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा वाला टॉर्क नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज होगा। ये आएगा 9 इंटू 20/100। ठीक है, और तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला देखोगे तो इसका कंपोनेंट आ रहा है, देखो ये 30 डिग्री इधर है, तो इधर की तरफ 8 cos 30 और इधर की तरफ 8 sin 30। तो आप इसको लिखना, ये क्लॉकवाइज है तो -8 इंटू sin 30 इंटू कितना डिस्टेंस है 20/100। ओके, तो सबको कंबाइन कर देते, तो यहाँ से ये तो बन जाएगा sin 30 हाफ, तो इसको कटोगे 4 आएगा, तो 9 + 4 13, 13 से 4 जाएगा तो -9, तो -9 इंटू इधर से आ जाएगा क्योंकि ये 4 कट ही जाएगा, तो इधर आपको मिलेगा 20/100, यानी कि 9 इंटू 0.2, 9 इंटू 0.2 यानी कि 1.8 लग रहा है क्लॉकवाइज। हाँ, क्योंकि -9 को क्लॉकवाइज ले तो माइनस क्लॉकवाइज होगा,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 4 point masses each of mass m placed at the corners of ABCD, square ABCD of side L, ठीक है, the moment of inertia of the system about an axis passing through A, ठीक, पॉइंट मास बोला है तो कोई लोड नहीं है, आपको ज्योमेट्रिकल शेप में जाने की जरूरत नहीं, पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट लगा दो, काम हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर ये L होता है तो देखो इसको आप ऐसे देखो, अगर ये L शेप का है, इसका अगर लेंथ L है, ये भी L होगा, तो यहाँ से हमें ये इंडिविजुअल लेंथ को पता करना होगा। तो अगर ये L है, ये L है, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, यानी कि 2L स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2 टाइम्स ऑफ L। तो ये रूट 2 टाइम्स अगर L है, ये वाला रूट 2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L बाई रूट 2 और ये भी L बाई रूट 2, बस हो गया काम। ये वाला जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा क्योंकि वो अपने सेंटर पे ही है, तो 3 मास इसका आएगा, तो पहला वाला जो आएगा वो आ जाएगा, तीनों का मास सेम है, तो m इंटू आप लिखना ये वाला डिस्टेंस दैट इज L बाई रूट 2, L बाई 2 नहीं रूट 2L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रूट 2L है, प्लस m इंटू L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए भी L बाई रूट 2 इस वाले पॉइंट के लिए, और इस वाले पॉइंट के लिए भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये L बाई रूट 2 ही हो जाएगा। तो आपको मिलेगा m इंटू 2L स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2, L स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये बन जाएगा ml स्क्वायर। तो क्या ये 3ml स्क्वायर होगा, तो आंसर होना चाहिए हमारा 3ml स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यस बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि O इज द सेंटर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये डिस्टेंस ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तीनों फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। अब O पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है। हमें बोला कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3, तो F3 जो है आप देख रहे हो ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और F2 और F1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो F3 इंटू जो R होगा दैट शुड बी इक्वल टू F2 इंटू R, R मतलब ये वाला डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक का फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस, और ये आ जाएगा F1 इंटू R, तो R कैंसिल, तो F1 प्लस F2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसका सॉल्यूशन बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, अ रिंग एंड अ डिस्क ऑफ डिफरेंट मासेस आर रोटेटिंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेम काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो, सेम काइनेटिक एनर्जी है, इफ वी अप्लाई अ रिटार्डिंग टॉर्क टाउ ऑन द रिंग, इट स्टॉप्स आफ्टर मेकिंग n रिवॉल्यूशंस, ये n रिवॉल्यूशंस करके रुक जाता है। आफ्टर हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल द डिस्क स्टॉप इफ द रिटार्डिंग टॉर्क इज ऑल्सो टाउ, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का टाउ सेम है, हमें पूछा है कि दोनों के लिए नंबर ऑफ रोटेशंस कितना आएगा, दैट वी हैव टू फाइंड। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। देखो कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, हिंट दिया है काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों के लिए। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कैन वी से जो वर्क डन करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या दोनों के लिए वर्क डन भी सेम होगा, तो सवाल आएगा हाँ वर्क डन सेम होगा, यानी कि जितना वर्क डन हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो रिटार्डिंग फोर्स रिंग के लिए, ये जो रिंग है, रिंग का मान लो काइनेटिक एनर्जी K है, तो रिंग को अगर रोकना होगा तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम हम उसको लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K, कितना चेंज होगा, और जितना काइनेटिक एनर्जी यहां पे चेंज कराना है, कैन वी से डिस्क के लिए भी उतना ही काम करना होगा, क्योंकि डिस्क का भी काइनेटिक एनर्जी K है, तो कैन वी से कि जो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिस्क के केस में होने वाला है, क्या ये वर्क डन और ये वर्क डन सेम हो जाएगा, तो जवाब आएगा हाँ दोनों वर्क डन सेम होना चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि इस काइनेटिक एनर्जी को घटा के इसको रोकने के लिए जितना काम करना होगा, दूसरे वाले केस में भी काइनेटिक एनर्जी को घटा के उतना ही काम करना होगा। और यहाँ पे बोला है कि सिंस यहाँ पे दोनों केस में इस वर्क डन को करने के लिए हमने टाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, इसको करने के लिए भी हमने टाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है रोटेशन के केस में, वर्क डन दैट इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये सेम है ये सेम है, तो थीटा के साथ क्या होगा, तो हम बोलेंगे भाई थीटा भी सेम है, और अगर थीटा सेम हो जाता है तो थीटा के साथ रिलेशन बनता है ये नंबर ऑफ रोटेशन वाला बनता है ना, कि अगर 1 रोटेशन होता है तो 1 रोटेशन में 2 पाई रिवॉल्यूशन हो रहा है,
तो थीटा रोटेशन अगर होता है तो क्या करते हैं हम, थीटा बाय 2 पाई करते हैं, तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ रोटेशंस n मिलता है। तो थीटा सेम है, 2 पाई सेम है, तो दोनों के केस में n का वैल्यू क्या होगा, दोनों के केस में n का वैल्यू भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये बस फंसाने के लिए था, टॉर्क सेम है, वर्क डन सेम है, थीटा सेम हो जाएगा, थीटा सेम होते ही नंबर ऑफ रोटेशंस भी यहाँ पे सेम हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट h। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये ऐसे मूव किया, ये पाथ लिया और यहाँ पे जाके गिर गया, ये उसका हाइट है h, मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। यहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है v स्पीड के साथ, ये है एंगल 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, हाइट को h ही बोला गया है, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, इसके पास स्पीड होगा v cos 45, ठीक है। ये वाला हाइट हमें, यही वाला हाइट, ये वाला हाइट सेम है, ओके। अब हमें पता है कि जब ये इस वाले पॉइंट पे होगा तो इस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो क्या करना है, देखो, जब भी पार्टिकल यहाँ पे है, इसके पास इसका मोमेंटम होगा p, चलो ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट अगर हमें मोमेंटम पता करना है तो मैंने क्या बोला था रिवीजन वाले क्लास में कि आप क्या करो, जिस लाइन के अबाउट वो मूव कर रहा है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और उस लाइन से यहाँ तक परपेंडिकुलर बना देना। ये जो परपेंडिकुलर है वो दैट इज नथिंग बट दिस हाइट ओनली, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल ओनली, यानी कि एच आपको पता है, आपको निकालना है mv। एच कितना है, एच है, एच तो एच के फॉर्म में ही दिया है क्वेश्चन में, हाँ। ये cos 45 का हमें पता करना है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mv r। m कितना है भाई, m ही है, नो इश्यूज। v कितना है, v की जगह पे आ जाएगा इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है v cos 45, तो क्या हम इसको v/√2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और r की जगह पे आ जाएगा h, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस दूर है, तो mg h/√2 ऑप्शन नंबर b, बस वही करना था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m equal to 5 units is moving with a uniform speed this much in xy plane along the line this one. The magnitude of angular momentum about the origin कितना है वो हमें पता करना है। चलो let's go for it। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हमें दिया है, कि y इंटरसेप्ट का वैल्यू है 4, प्लस में है तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे वो वैल्यू आएगा। स्ट्रेट लाइन है तो वो इस तरह का एक लाइन बना देगा, यहाँ में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है। मास m दिया है 5 यूनिट्स और वेलोसिटी दिया है, यानी कि इस लाइन के अलोंग ना कोई पार्टिकल मूव करे, मान लो कोई पार्टिकल इस लाइन के अलोंग ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट हमें पता करना है कि भाई इसका वो क्या होगा, कैलकुलेट करो, ये इस पॉइंट के अबाउट इसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। मैंने क्या बोला था, जो लाइन ऑफ मोशन होता है उसी के अलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब देखो ये 4 है, ये 4 है, तो क्लियरली दिख रहा है ये एक इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये डिस्टेंस आपको पता करना होगा। इसको पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कैसे, देखो अगर आपके पास इस तरह का एक ट्रायंगल है, इसी को मैंने बनाया, इसको मैंने फ्लिप किया है, तो ये एंगल 90 डिग्री वाला, ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है, तो ये आपको मिलेगा √2 यानी कि सॉरी 4√2 हो जाना चाहिए, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का ऊपर रूट, यानी कि 16 32 होगा तो 16√2 यानी कि 4√2 हो जाएगा ये। तो अगर ये 4√2 होता है तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 2√2 हो गया और ये भी 2√2 हो गया, तो ये आएगा 16 माइनस 8, यानी कि ये एक सेकेंड, 16 माइनस 8 होगा, 4 स्क्वायर 2√2 8, तो ये भी क्या, ये भी 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते होगा क्या। अगर मैं 2√2 का स्क्वायर करता हूँ तो 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 16, हाँ करेक्ट, ये होना चाहिए 2√2, यानी कि ये डिस्टेंस हमें मिल गया है 2√2, ठीक है। मास ऑफ द पार्टिकल कितना है, मास ऑफ द पार्टिकल है 5, वेलोसिटी L इक्वल टू होता है mvr, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। 90 डिग्री का कॉम्पोनेंट बन रहा है, कोई इशू नहीं है, 5 इंटू 3√2 इंटू 2√2, 3 2 6 5 30, 30 इंटू 2 60, क्या 60 आंसर है, 36 का बी, यस 60 आंसर है, यानी कि हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन को लेकर सही था, दैट इज 60 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 37 पे आते हैं। Two uniform thin identical rods each of mass m and length l are joined together to form a cross. What will be the moment of inertia of the cross when an axis passing through the point at which the two rods are joined? अच्छा, तो ये कहानी ऐसा है कि आपके पास इस तरह का एक रॉड है,
यहाँ पे भी आपके पास एक रॉड है ऐसे, दोनों रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं, क्रॉस बनाया है ना, दोनों घूम रहा है। तो पहला रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट होगा ml²/12, तो दूसरे वाले का भी कितना होगा, उतना ही होगा ना, तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो, ml²/12 ml²/12 ml²/6, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, कुछ करना ही नहीं था सच। ओके नेक्स्ट, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम व्हाइल मास रिमेनिंग द सेम, ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस टाइप का किया था, और ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2025 में भी आया था, तो ध्यान रखना। देखो अर्थ का वॉल्यूम जो भी है वो मान लो इनिशियली वॉल्यूम जो है वो v है, रेडियस होगा कुछ r, और ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा अमाउंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अब इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, श्रिंक हो गया, तो इसका जो अभी का वॉल्यूम है वो v/8 बन चुका है, रेडियस r' कुछ हो जाएगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा डैश होना चाहिए। तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम हमें पता है, मास का कुछ मेंशन है, हाँ मास सेम है, मास को m ही मान लो, यहाँ पे भी मास को m मान लो, दोनों का मास सेम है। तो डेंसिटी के साथ क्या होगा, डेंसिटी इसका चेंज होगा। चलो ठीक है, डेंसिटी कितना चेंज होगा देखते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम व्हाइल मास रिमेनिंग द सेम, ड्यूरेशन ऑफ डे कितना होगा। चलो डे में आते हैं, पहले इसका कंपैरिजन बनाते हैं। तो हमें पता है जो डेंसिटी होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इस वाले केस में डेंसिटी कितना होगा, वो हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो रेडियस के साथ क्या होगा, चलो वॉल्यूम का ही कंपैरिजन करते हैं, डेंसिटी को इंक्लूड नहीं करते, वॉल्यूम के साथ देखते हैं। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम होगा v डैश इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r डैश का क्यूब। v डैश का वैल्यू कितना है, v डैश का वैल्यू है v/8, तो अगर मैं इसमें v/8 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो v/8 का मतलब होगा, v/8 का मतलब होगा मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 इंटू v/8 का मतलब v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा 4/3 पाई इंटू r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसको करने का रीजन है मुझे दोनों रेडियस के बीच का रिलेशन चाहिए, तो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r डैश का वैल्यू जो कि बनेगा r/2, यानी कि रेडियस जो है वो आधा हो जाएगा, ये रेडियस जो है वो आधा हो गया। बस काम हो गया। अभी हमें पता करना है कि क्या होने वाला है, मतलब डे के साथ क्या होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल, तो I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके I1 कितना होगा, अर्थ है तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 नहीं चाहिए हमें, ड्यूरेशन ऑफ डे चाहिए। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा 2π/t। पहले कितना घूम रहा था, पहले एक दिन का है यानी कि 24 घंटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I2 कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, मास सेम है तो 2/5 ही आएगा, मास m ही आएगा। रेडियस कितना हो चुका है, r/2 हो चुका है ना, इधर r/2 होने की वजह से इधर आएगा r²/4 इंटू 2π/t। बस सब कैंसिल हो गया। थोड़ी देर पहले यही वाला सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, तो 2/5 m कैंसिल, r² कैंसिल, 2π कैंसिल, 4 से कटोगे 6, यानी कि टाइम जो है वो आ जाएगा 6 घंटा। तो 6 घंटा अगर होता है तो ऑप्शन नंबर हमें क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा, दैट इज द राइट आंसर। बस ऑलमोस्ट डन, कुछ ही क्वेश्चंस बचाए, चलो इसको निपटा लेते हैं। ओके नेक्स्ट, इसमें बोला है कि टू डिस्क्स ऑफ सेम मास एंड थिकनेस, देयर मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डेंसिटीज दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लोगे तो काम हो जाना चाहिए। ठीक है, दो डिस्क है, दोनों का मास सेम है और दोनों का थिकनेस को हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। चलो इसका थिकनेस और इसका थिकनेस दोनों का सेम है। ठीक है, देयर मटेरियल्स आर सेम, मटेरियल्स आर मेड ऑफ डेंसिटीज d1 एंड d2। इसका डेंसिटी d1 है, इसका डेंसिटी d2 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू mr²/2। पासिंग थ्रू द सेंटर बोले तो mr²/2 होना चाहिए। मास दोनों का सेम है। ठीक है, रेडियस का कुछ आइडिया नहीं, रेडियस का बोला नहीं है कि इक्वल है, तो रेडियस को हम डेंसिटी के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो डेंसिटी का हमें पता है d बोला है, तो d को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम के फॉर्म में आएगा तो हम वॉल्यूम को लिखेंगे। अब सिंस ये डिस्क है तो इसको थिकनेस के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें लिखना होगा पाई इंटू रेडियस जो भी होगा r1² इंटू h, यानी कि t आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ से r1² को लिख सकते हैं, r1² r² के फॉर्म में है ना। चलो ठीक है, यहाँ से मैं r1² को लिख देता हूँ m/π d इंटू टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर r1 को मैंने ऐसे लिखा है, r1 नहीं सॉरी, इसको मैं पहले r के फॉर्म में लिख लेता हूँ ना, फिर r1 r2 दोनों के लिए बन जाएगा। तो ये रेडियस का एक जनरल फॉर्म मिल गया हम लोगों को। तो इसी से हम लिख सकते हैं कि अगर r1² हम लिखेंगे, r1² हमें मिलेगा m/π d1 इंटू टी, और जो r2² होगा उसके लिए लिखेंगे हम m/π d2 इंटू टी। ठीक है,
हो जाना चाहिए। अब निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ठीक है, तो दोनों का रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो अगर आप देखने जाओगे तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करता हो तो हमें मिलेगा m/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू है m/पाई d1 d इंटू टी इस फॉर्म में आएगा। अब देखो पूरा सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, जो जो कांस्टेंट है हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी देख लो, क्योंकि m दोनों का सेम है, 2 पाई टी दोनों का सेम है, d खाली वेरी है, यानी कि जो i है ना, i का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन किसके साथ बन रहा है, d के साथ इनवर्स बन रहा है, यानी कि काम हो गया। अगर आप i1/i2 करोगे तो आपको मिलेगा d2/d1। d2/d1 होने का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होना चाहिए, d2/d1 करेक्ट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर अस। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बोला क्या है आपको। यहाँ पे एक फिगर दिया, द फिगर शोज द एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए फ्लाईव्हील, द एंगल थ्रू व्हिच द फ्लाईव्हील टर्न्स ड्यूरिंग 25 सेकंड। बेसिकली आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या करना है, इसका एरिया निकाल लो, काम हो गया। तो एरिया पता है, एरिया क्योंकि देखो एक बार बता देता हूँ कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये ओमेगा और टाइम का ग्राफ है, तो भीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं ट्रेपेजियम का एरिया लगा देता हूँ, हाफ इंटू नीचे वाला लेंथ कितना है 25 प्लस ऊपर वाले साइड का लेंथ होगा 5 से 20 यानी कि 15 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 30 ओके। तो इधर इसको अगर काटेंगे तो आएगा 15 और इधर आएगा 40, 25 प्लस 15 40 इंटू 15 तो आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी है, यस 40 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि अ मैरी गो राउंड मेड ऑफ रिंग लाइक प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। A person of mass m standing on it, at one instant the person jumps off the round radially away from the center of the round. The speed of the round afterwards is, ठीक है देखते हैं चलो इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा तो मेरी गो राउंड यानी कि ये बेसिकली चक्री टाइप का होता है, ये घूम रहा है, इस रिंग का मास है m और इसके यहाँ पे किसी एंड पे मान लो पर्सन खड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो r रेडियस पे रहेगा, लेकिन पर्सन का जो मास है उसका हमें पोजीशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है। देखो अब जब भी पहला केस देखोगे तो पहला केस में जो पर्सन का मास है वो एम ही बोला है, हाँ ठीक है। तो पहले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो रिंग के लिए होगा कि रिंग का मास m है, लेकिन उसके ऊपर आपने एक और मास m को रख दिया, तो पहले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल टू 2m टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू r स्क्वायर, ठीक है। जब ये पर्सन मूव कर चुका होगा, यहाँ से हट जाएगा, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो बन जाएगा खाली mr स्क्वायर, ओके। अब दोनों केस में क्या है, सिंस बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ये पर्सन खुद ही यहाँ से बाहर निकल गया, तो दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा दो, बस वही करना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। I1 कितना है, I1 है 2m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 को ओमेगा ही बोला गया है मेरे हिसाब से क्वेश्चन में, यस ओमेगा ही है। और I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर, क्योंकि अभी एक ही मास बचा है, इंटू ओमेगा 2। तो mr स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा, ऑप्शन नंबर ए, बस दैट्स इट, वही करना था इस क्वेश्चन में। तो ये उतना लोड वाला क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये प्रॉपर बेसिक टाइप का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस। अब ये तो यार क्या ही बताओ इसका, चलो कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, होलो स्फीयर के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर। अब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट, तो डायरेक्टली मैं इसका वो कर देता हूँ ना, mr स्क्वायर डायरेक्ट लगा देता हूँ, तो यहाँ से अपने मिलेगा 5/3 mr स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये वाला हो गया होलो वाला, ये हो गया होलो वाला। तो सॉलिड वाला क्या होगा, सॉलिड के लिए हम लोग लिखते हैं 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। अब होलो इज टू सॉलिड बोला कि सॉलिड इज टू होलो बोला है, हमें बोला है अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन बोले ना, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो m के स्क्वायर कर देते हैं इसको इक्वल टू कर दो m के स्क्वायर के, mm कैंसिल, तो k मिल जाएगा हमें √5/3 टाइम्स ऑफ r, और यहाँ पे भी अगर इसको m के स्क्वायर के बराबर कर दोगे तो इसके में हो जाएगा k इक्वल टू mm कैंसिल √5
7/5 टाइम्स ऑफ आर। होलो बाई सॉलिड बोला ना, तो होलो बाई सॉलिड, होलो वाला ऊपर है, सॉलिड वाला नीचे है, तो आप इसको लिख दो √5/3 इंटू आर डिवाइडेड बाई √7/5 इंटू आर। ठीक है, तो आर कैंसिल, तो इधर अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉपर रूट ले लेते हैं, 5 × 3 5/7, तो 25/21 यानी कि 5/√21, 5/√21 ऑप्शन नंबर बी, 42 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a thin uniform circular disc of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. Another disc of same dimension but mass 1/4 m is placed gently on the first disc coaxially. The angular velocity of the system कितना होने वाला है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। ये इस तरह का क्वेश्चन भी PYQ में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो देखो, एक सर्कुलर क्या बोला है, डिस्क बोला है ना, हाँ डिस्क है, इसका मास है m, रेडियस है r, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशंस बट मास 1/4 m इज प्लेस्ड जेंटली ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। जब दूसरा डिस्क लाके इसके ऊपर ही रख दोगे तो इस सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे एंगुलर वेलोसिटी कितना है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका आना चाहिए mr²/2, तो एंगुलर मोमेंटम इसका होना चाहिए mr²/2 इंटू ओमेगा, ये होना चाहिए इसका। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, दूसरे वाले केस में ना दो डिस्क आ गया, दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी कि दोनों का रेडियस सेम होगा, तो इस वाले केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हम बोलेंगे पहले वाले का तो mr²/2 था, प्लस दूसरा वाला भी तो आ गया, दूसरे वाले का मास कितना है, दूसरे वाले का मास है m/4 इंटू दूसरे वाले का रेडियस है r²/2, ये वाला भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दूसरे केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, दूसरे वाले केस में हमें पता करना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली दोनों का सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये mr²/2 प्लस mr²/8 इंटू इसका जो ओमेगा आएगा वो हमें पता करना है। तो क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। चलो ट्राई करते। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, चलो सॉल्व कर लेते हैं, mr²/2 इंटू ओमेगा, यहाँ से आ जाएगा 8, तो 4 mr² प्लस mr² 5 हो जाएगा, तो mr² लिख देते इसको इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, दो से काटेंगे इसको, 4 आ जाएगा, mr² कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4 ω/5, 4 ω/5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट 2 मोर क्वेश्चंस, चलो ये ए पे हो जाएगा। हमें बोला है कि अ फ्लाई व्हील इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मास 2 kg, work which must be done on it to increase the frequency of rotation from 5 rps to 10 rps approximately। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, 5 rps to 10 rps, यानी कि आपको ओमेगा दिया होगा 2 पाई इंटू 5, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो जाएगा 2 पाई इंटू 10, तो ये होगा 10 पाई, ये हो गया 20 पाई। ठीक है, वर्क डन कितना होना चाहिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, तो इसको मैं ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हाफ ऑफ ओमेगा 1, आई 1 कितना होगा, आई के लिए हमें मिलेगा हाफ mr², हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम इज 1 इंटू 1 स्क्वायर, सॉरी मास ऑफ द सिस्टम 2 kg है ना, इंटू 1 स्क्वायर, हाफ mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और इन दोनों का कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा इधर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि आपको मिलेगा 400 स्क्वायर, 400 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर, यानी कि 300 का पाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1500, यानी कि 150 आ जाएगा, 150 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का मतलब होता है आप इसको ऑलमोस्ट 10 मान सकते हो, यानी कि ये 1500 के अप्रॉक्स आ जाएगा, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ 44 का होना चाहिए सी। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि व्हील इज एट रेस्ट, व्हील रेस्ट पे है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स दिस मच, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखते हैं।
थीटा इक्वल टू आ जाएगा, पहले रेस्ट पे था, प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो अल्फा को लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी 80, कितना टाइम पे हुआ है 5 इंटू टाइम का स्क्वायर 5 इंटू 5। तो इसको अगर काटेंगे, इसको भी काट देते हैं, 40 200। 45 का क्या सी है, 45 का सी है, हाँ ये हो गया। ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था लास्ट पेज में, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। थोड़ा सा क्लास लेंदी हो गया, बट जिन लोगों को जिस जिस क्वेश्चंस में डाउट आया था उन पार्ट्स को कट करके आप लोग देख लेना, और अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो। सो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा क्वेश्चन का क्या क्या सोल्यूशन है। ओके, सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय एवरीवन।